ठीक है, सामान्य सा क्वेश्चन दिया था आपको, मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं, इसके कारणों की सोदाहरण चर्चा करें। तो मुद्रास्फीति से क्या समझते हैं सबको पता ही है, महंगाई को जनरली मुद्रास्फीति कहते हैं, उसी को शब्दों में पिरो देना था। दूसरा पार्ट जो था मैंने मुद्रास्फीति का एक पैराग्राफ में परिभाषा लिख देना था। दूसरा पार्ट जो था वो क्या था, इसके कारण की सोदाहरण चर्चा करें। तो इसके कारणों की चर्चा करनी थी। कारण का मतलब मुद्रास्फीति के दो प्रकार बताए थे जहाँ से कारण निकालने थे। तो आपको बताना था मांगजन्य मुद्रास्फीति, लागतजन्य मुद्रास्फीति, और उसके कारणों को बताना था और थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ एग्जाम्पल दे देना था। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति में आपको कुछ कुछ बातें हमने बता दी हैं, क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है। ठीक, तो पीछे कुछ एक दो चैप्टर ये लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो एक दो चैप्टर पढ़ चुके हैं वो आप बैकअप में कर लीजिएगा या अभी बैकअप में कर लीजिएगा। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, मुद्रास्फीति। पीछे से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, कुछ बातें होंगी थोड़ी बहुत जो रिलेट होंगी, वो हम बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको जल्दी से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। आज आपको एक नोट्स भी मिलेगा, अभी ये लोग जेरोक्स कर रहे हैं, मुद्रास्फीति से संबंधित एक नोट्स देंगे 2-3 पेज का। उसमें मुद्रास्फीति के बारे में बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन किया गया। बैठ जाइए जल्दी। क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, खिड़की बंद कर दीजिए फिर। अभी ठीक है, ओके। चलिए, तो मुद्रास्फीति के बारे में एक नोट्स मिलेगा, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग की हुई है। मैं तो आपको स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, क्योंकि उतना लिखवाने का समय भी नहीं है और उतना लिखवाने का कोई मतलब भी नहीं है, लिखा लिखा है आपको हम दे ही देंगे। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मुद्रास्फीति के बारे में एक आइडिया जनरेट हो जाए मुद्रास्फीति क्या है। तो हम लोगों ने कई डायमेंशन कल बनाए थे, जल्दी से उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एक तो हमने कहा था मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, दूसरा हमने कहा था मुद्रास्फीति का प्रकार, और इन्हीं प्रकारों से क्या निकालेंगे, कारण। तीसरा हमने देखा था मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। चौथा हम लोगों ने देखा था, क्या देखना था, मुद्रास्फीति का किस तरीके से नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों को देखना है इसका मापन, और फिर देखना है कुछ शब्दावली। आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में लिखा हुआ है मुद्रास्फीति की संकल्पना और नियंत्रण के उपाय। ध्यान रखिएगा, जब हम संकल्पना बोलते हैं तो संकल्पना का मतलब अर्थ नहीं होता है, संकल्पना का मतलब अर्थ के साथ बाकी और चीज़ें शामिल हो जाती हैं, राइट। जैसे लिखा था ना जीडीपी की, राष्ट्रीय आय की संकल्पना, तो राष्ट्रीय आय की संकल्पना में आप चीज़ों को डेराइव कीजिए कि कैसे इसका मतलब निकालेंगे। आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, संकल्पना, और संकल्पना में केवल अर्थ पढ़ के निकल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की संकल्पना, तो राष्ट्रीय का केवल अर्थ पढ़ना है, उसी में लिखा हुआ है जैसे जीडीपी जीएनपी, इसका मतलब संकल्पना में उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। संकल्पना को हिंदी इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मीनिंग नहीं बोलते हैं। मीनिंग का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, मीनिंग का हिंदी अर्थ, तो अर्थ को मीनिंग बोलेंगे। संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, और जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसी चीज़ का तो डायमेंशंस बनाना पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है संकल्पना और नियंत्रण का उपाय, तो नियंत्रण तो स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन संकल्पना में कारण प्रभाव ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। संकल्पना बोल दिया तो इसके आयाम बड़े हो जाएंगे। अगर लिखा होता मुद्रास्फीति का अर्थ तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, हम सबसे पहले संकल्पना में सारी चीज़ें आ गई। अर्थ में हमने आपसे सिंपली बताया कि यदि किसी भी बाजार में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो जाए, प्राइस लेवल बढ़ जाए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल, प्राइस नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्राइस लेवल। ध्यान रखिएगा, प्राइस और प्राइस लेवल में अंतर है, मूल्य और मूल्य स्तर में अंतर है। मूल्य के शब्द का इस्तेमाल किसी एक वस्तु के संदर्भ में करते हैं, जैसे महंगा होना एक वस्तु के लिए बोलते हैं, मोबाइल महंगा हो गया है, बेंच महंगा हो गया है, टीवी महंगा हो गया है, एक वस्तु के लिए। जब हम बोलते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई, महंगाई एक वस्तु के लिए बोलते हैं, बाजार के लिए बोलते हैं।
बाजार के लिए बोलते हैं आजकल महंगाई हो गई है। आप नहीं बोलते हैं आजकल, ऐसा कभी नहीं बोले होंगे आजकल मोबाइल महंगाई हो गई है, अच्छा लगेगा सुनने में। आप बोलेगा आजकल महंगाई ज़्यादा हो गया है, किस चीज़ का? ओवरऑल। केवल मोबाइल के लिए बोलना होगा, क्या बोलिएगा? मोबाइल महंगा हो गया। क्लियर हो रहा है ये बात? तो जब हम एक वस्तु की बात करते हैं, जब हम एक वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं तो महंगा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और महंगा का मतलब होता है मूल्य का बढ़ जाना, राइट। लेकिन जब हम बाजार के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं तो महंगाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं या फिर मुद्रास्फीति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए मूल्य की जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं? मूल्य स्तर, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस। तो ये डिफरेंसेस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एग्जाम में जाके मत लिख दीजिएगा कि किसी भी बाजार में या किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, मूल्य स्तर में वृद्धि आपको कहना होगा। और वृद्धि लगातार दिखाई पड़ते रहती है कुछ समय से, तो उसको हम लोग महंगाई या मुद्रास्फीति कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये महंगाई का या मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ हो गया। हमने इसी को दूसरे तरीके से बताया था कि जब बाजार में महंगाई आती है या मुद्रास्फीति होती है तो जो मुद्रा है, आपके पास जो पैसा है, उस मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब कि इस पेन को 10 रुपया में पहले खरीदा जा सकता था, अब 10 रुपये में पेन नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि पेन का दाम 12 रुपया हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो 10 रुपया है उसके पास खरीदने की क्षमता कम हो गई। पहले वो पेन खरीद ले रहा था, अब उसी पैसे से पेन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब परचेजिंग पावर कम हो गया। एक तो ये बताया था। दूसरा बताया था मुद्रा का मूल्य कम होना भी बोल सकते हैं। मुद्रा का मूल्य कम हो गया, पहले उस मुद्रा का मूल्य 10 पेन के बराबर था, अब उस मुद्रा का मूल्य 10 पेन से कम पेन के बराबर हो गया। जैसे एग्जांपल हमने गोलगप्पा का दिया था, 10 रुपये में पहले 5 गोलगप्पा मिल रहा था, अब 10 रुपये में 4 गोलगप्पा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं ना 10 रुपया 5 गोलगप्पे के बराबर था, अब 4 गोलगप्पा के बराबर है। तो उसी मुद्रा से कम सामान खरीद रहे हैं, मतलब मुद्रा का मूल्य कम हो गया। तो दो तरीके से आपको बताया मैंने, या तो आप इस रूप में मुद्रास्फीति को डिनोट कीजिए या कहिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई, प्राइस लेवल बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ आपको हमने बताया था। फिर हमने आपको बता दिया था मुद्रास्फीति के प्रकार की बात कीजिएगा तो 2 प्रकार का मुद्रास्फीति होता है, एक को बोलते हैं मांग जनित और दूसरा को बोलते हैं लागत जनित या लागत जन्य। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, पहले की तुलना में लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। सब्जी बाजार में बेचने वाला होलसेल मार्केट से 10 किलो टमाटर लेके आया, उसको पता है कि 10 किलो टमाटर मिलता है, खरीदने वाले लोग बहुत आ गए, तो उसको पता चल गया कि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है वो रेट क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। तो मांग बढ़ने के कारण जब मुद्रा, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड का बढ़ जाना, ओवरऑल डिमांड का बढ़ जाना। बाजार में जब ओवरऑल यानी समग्र मांग बढ़ जाती है, उसके कारण जो मुद्रास्फीति क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड मांगजन्य मुद्रास्फीति। लेकिन दूसरा बताया था कि दूसरा कारण और हो सकता है कि टमाटर वाला पहले 10 रुपये किलो होलसेल मार्केट से लाता था और 15 रुपये किलो टमाटर बेचता था, अब होलसेल मार्केट में ही उसको 12 रुपये मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो 15 रुपये नहीं बेचेगा, 17 रुपये बेचेगा, आपको महंगा बेचेगा, राइट। तो दूसरा कारण बताया था कि यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने की लागत बढ़ जाए, उसके कारण भी महंगाई बढ़ेगी, दैट इज कॉल्ड लागत जन्य मुद्रास्फीति, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बताया था कि मांग जन्य मुद्रास्फीति कब क्रिएट होती है, कब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो जब लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। पूरी इकोनॉमी के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे मुद्रा आपूर्ति। अगर अर्थव्यवस्था में पहले की तुलना में मुद्रा का प्रसार ज़्यादा हो जाता है, मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों के पास खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है और लोग डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, इसके कारण मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर आपको बताया था कि मनी सप्लाई बढ़ने के लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो एक बताया था फॉरेक्स, विदेश से जितना अधिक धन हमारे देश में आएगा, डॉलर, येन, यूरो, उतना ज़्यादा मनी सप्लाई हमारे देश में बढ़ेगा, क्योंकि जो भी पैसा विदेश से आएगा वो फाइनली आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उस मूल्य के बदले जो भी डॉलर लेके आरबीआई के पास जाएगा उसको आरबीआई नोट छाप के इशू कर देगी। इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो मनी सप्लाई बढ़ने का एक कारण हो गया फॉरेक्स का बढ़ना। फॉरेक्स बढ़ने के कई कारण बताए थे। अगर विदेश से कोई देश में इन्वेस्ट करना चाहे, अगर विदेश से कोई पर्यटक हमारे देश में आ जाए, अगर विदेश से हमने लोन ले लिया, अगर विदेश से हमने सामान इंपोर्ट करके
अपना बनाया हुआ पेन कुछ भी चीज़ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट किया, उसके बदले जो पैसा आया, तो किसी भी रूप में अगर विदेश से हमारे देश में फॉरेक्स आ रहा है, उसके बदले मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एक कारण ये बताया था। दूसरा कारण क्या बताया था आपको? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या बताया था? जब भारत सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए आरबीआई से पैसा छपवा के मंगवाती है, इसी प्रक्रिया को डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। सिंपल सा मतलब है, आरबीआई है और इधर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आरबीआई को एक लेटर जारी किया। अभी भी बीच में सुना होगा कि सरकार ने आरबीआई से पैसा मांगा, बीच में बड़ा बवाल चल रहा था उसको लेके, है ना। तो आरबीआई के सामने कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी है, इनको कानूनी रूप से बंधे हुए रहते हैं। ये रुपया छाप के और सरकार को 500 करोड़ दे दिया, तो सरकार अल्टीमेटली क्या करेगी? इस पैसे को खर्च करेगी। कोई पेड़ लगाने के लिए तो मंगाया नहीं है, तो खर्च करेगी सरकार। आरबीआई से पैसा उधार लेके जो खर्च करेगी, उससे मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, उसके कारण फिर वही सारे प्रभाव पीछे, तो फिर वही सारा दिखेगा। हमको कहाँ तक पहुँचना है कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने आपसे बताया था, यदि सरकार पहले की तुलना में ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दे, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा शुरू कर दे किसी भी रूप में, सरकार मनरेगा योजना में ज़्यादा दिन रोजगार देने लगे, सरकार ज़्यादा सड़क बनाने लगे, सरकार कोई नई स्कीम चलाने लगे, अल्टीमेटली उसका पैसा किसके पास पहुंचेगा? पब्लिक के पास पहुंचेगा। पब्लिक उस पैसे का क्या करेगी? मार्केट में डिमांड करेगी, सामान खरीदेगी अपना जीवन स्तर ठीक करने के लिए, और उसी से फिर महंगाई बढ़ जाएगी। ये बताया था। इसके अलावा आपको बताया था इन्फ्लेशन होने का कारण, इन्फ्लेशन होने का और कारण बताया था ना, यहाँ पे ये मुद्रास्फीति के कारण है। तो और आय का स्तर बढ़ जाना, इनकम लेवल बढ़ जाना, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी कारण से यदि उनका इनकम अधिक हो गया, सैलरी जितनी मिलती थी उससे ज़्यादा सैलरी मिलने लगी, अगर जो व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा था उसको ज़्यादा मजदूरी मिलने लगी, इन सभी कारणों से आय का स्तर बढ़ेगा और उससे मांग बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आपको बताया था, यदि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया, आपसे पहले जितना टैक्स ले रही थी सरकार, इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, जिसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, बाद में एक टैक्सेशन चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फ़र्क को समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सिंपली समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति या कोई बिजनेस एंटिटी सरकार को सीधा टैक्स देता है, डायरेक्ट, बीच में कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे आप कोई दुकान से सामान खरीदते हैं, जीएसटी देते हैं, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट है। क्यों? आप सीधा सरकार को नहीं दे रहे हैं, आप दुकानदार को दे रहे हैं, फिर दुकानदार सरकार को देगा, इसलिए उसका मेथड क्या हो गया? पहुंचेगा तो सरकार के पास, बट कंज्यूमर से जो टैक्स की लायबिलिटी जिसके ऊपर पड़ रही है वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है, वो किसी के माध्यम से दे रहा है। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है? आप किसी के माध्यम से नहीं देते। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि इनकम टैक्स हमको दे दीजिए, सरकार मांगी है, हम जमा करेंगे आपके बदले, ऐसा नहीं होगा। आप डायरेक्ट जमा कीजिएगा, आपको सीए सपोर्ट कर देगा, लेकिन सरकार को आप ही के नाम से जाएगा। जीएसटी आपके नाम से नहीं जाता सरकार को, दुकानदार के नाम से जाता है। किस दुकानदार ने पे किया? जैसे आप किताबें खरीदते हैं हम लोगों की, हम लोग जीएसटी पे करते हैं, आपसे जीएसटी ले लेते हैं। वैसे तो हम, चूँकि किताबों पे जीएसटी फ्री है, किताब जो है वो हम जो आपको बेचते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है, हमको छपवाने में लगता है। तो हम जब किताब छपवाते हैं तो हम सरकार को जीएसटी नहीं देते, हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है उसको हम जीएसटी देते हैं, फिर वो सरकार को देता है। तो दिया हमने, लेकिन किसके नाम से गया? उसके नाम से गया। फिर वहाँ वो एंट्री करता है, फिर यहाँ हम लोग भी एंट्री करते हैं कि इतना रुपया का हमने जो है पे किया, वो मैच कर जाता है ना। उसका पूरा सिस्टम है, ऑनलाइन पूरा पोर्टल है, उसमें वो मैच कर जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जो टैक्स आप सरकार को डायरेक्ट दे रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना इनकम हमको होता है उस पर हमको सरकार को इनकम टैक्स देना पड़ता है। मैं देता हूँ, आप लोग में से भी कई लोग देते होंगे। तो मान लीजिए सरकार ने इनकम टैक्स कम लिया हमसे, पहले 15% ले रही थी, 20% ले रही थी, अब सरकार ने 5% लिया, तो निश्चित रूप से बीच का जो पैसा वो मेरे पास बच गया एक्स्ट्रा। मैं क्या करूँगा? उसका खर्च करूँगा, डिमांड करूँगा, तो मार्केट में फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स को कम करने से आपका जो डिस्पोजेबल इनकम है, बताया था ना, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, खर्च करने योग्य आय बढ़ जाता है। और क्या बताया था पॉइंट इसमें? जनसंख्या में वृद्धि। यदि भी किसी भी देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा हो तो स्वाभाविक है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, आप बचत कम कर पाएंगे, और इस कंडीशन में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये सारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। कॉस्ट वाले में क्या है कि किसी भी कारण से उत्पादन लागत बढ़ जाए,
पेन की कीमत किसी भी कारण से, बहुत सारा कारण हो सकता है, यदि जैसे हमने कहा था कि कॉस्ट दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा कौन सा होता है नॉन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, नॉन फैक्टर कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में चार चीजें शामिल है, आपको बताया था मैंने, क्या क्या शामिल है फैक्टर कॉस्ट में, बताया था रेंट शामिल है, दूसरा बताया था इंटरेस्ट शामिल है, तीसरा बताया था वेजेस शामिल है और चौथा बताया था प्रॉफिट शामिल है। जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसको किराया देना पड़ता है, भूमि के बदले, बिल्डिंग के बदले। अगर किराया अधिक हो जाए, अभी कावेरी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कावेरी वालों ने किसी से किराए पे लेके अपना दुकान खोला है, अगर उसका किराया बढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, आपको पर थाली बढ़ा देगा पैसा, राइट। तो किराया बढ़ने से, बैंक से लोन लेके अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बैंक ने बोला कि नहीं हम भैया आप 10% ब्याज लेंगे, तो भी वो कहाँ से वसूलेगा, अपने प्रोडक्ट से वसूलेगा। यदि मजदूरों को ज़्यादा मजदूरी देनी पड़े, या यदि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसको लगता है कि मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, अपना प्रॉफिट बढ़ा दे, इन सारे कारणों में क्या हो जाएगा, वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ जाएगा। नॉन फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल कावेरी वाला जो है वो उत्पम बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए जो चावल यूज़ कर रहा है, उस चावल की ही कीमत महंगी हो गई, तो क्या करेगा, डोसा महंगा बेचेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो रॉ मटेरियल बढ़ने से भी, इसके अलावा और भी अगर प्रोडक्शन के दौरान कोई एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जैसे अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, या मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ गया, कुछ भी ऐसा, तो भी क्या होगा, वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा क्या बताया था, इसके अलावा बताया था आपको, क्या बताइए पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्स। यदि सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, समझिए सरकार कह रही है पहले जीएसटी 12% लेंगे इस पेन पे, ये पेन 100 रुपया का है, बेचना चाहता है दुकानदार, 12 रुपया सरकार ने टैक्स ले लिया तो 112 रुपया में बेचेगा, राइट। अब सरकार ने कहा कि तुम्हारा पेन कितना का हमको मतलब नहीं, हम 18% टैक्स लेंगे, तो कितना में बेचना पड़ेगा, ये 6 रुपया अपने प्रॉफिट से काट के तो देगा नहीं। तो यदि सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, वस्तुओं और सेवाओं पे लगाए जाने वाले टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड से सरकार के पास पहुंचता है। तो यदि सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया तो भी क्या हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके बाद हमने आपको बताया था क्या, यदि जमाखोरी ज़्यादा होने लगे, यदि देश में लोग जमाखोरी करने लगे, काला बाजारी करने लगे, तो क्या होगा, स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगा। तो स्कैरसिटी क्रिएट हो जाएगा तो भी कीमतें बढ़ जाएंगी। प्याज जमा कर करके लोग रख लेंगे तो मार्केट में कम हो जाएगा ना, क्योंकि उत्पादन तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हुआ होगा, अब अचानक 2 दिन में तो उत्पादन होगा नहीं, तो उस कंडीशन में खरीदने वाले उतने ही हैं। कुछ लोगों ने जमाखोरी करके रख लिया, कई बार आप देखते होंगे दाल की जमाखोरी हो गई, सरकार छापा मार मार के पकड़ती है। कभी अभी बीच में तेल का दाम बढ़ रहा था तो तेल का, सरसों तेल का खूब जमाखोरी किए लोग। कई बार पेट्रोल पंप वाले जब उनको पता चलता है कि आगे दाम बढ़ रहा है और बढ़ सकता है तो एक दिन के लिए पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, बोलेंगे तेल खत्म हो गया है आज, कल रेट बढ़ेगा, बढ़े हुए रेट पे बेचेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, कीमतें और तेजी से बढ़ना शुरू कर देती हैं, राइट। तो जमाखोरी के कारण, सट्टेबाजी के कारण। इसके अलावा अगर उत्पादन कम हुआ किसी भी कारण से, मान लीजिए मौसम ठीक नहीं रहा, फैक्ट्री खराब हो गया, मशीन खराब हो गया और प्रोडक्शन ही कम हुआ, तो खाने वाले का पेट थोड़ी जो मानेगा, खाने वाला थोड़ी जो बोलेगा कि नहीं इस बार चावल का उत्पादन नहीं हुआ, ये सीजन भूखे निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, उसको तो खाना ही है। उस कंडीशन में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ओवर और कुछ बताया था पॉइंट इसमें, आयातक वस्तुओं का मूल्य। जब विदेश से कोई चीज़ का हम आयात कर रहे हैं, उस वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसको स्पेशली आयातित मुद्रास्फीति भी किसी किसी किताब में मिलेगा। आयात मुद्रास्फीति को 3 पार्ट में किसी किसी किताब में क्लासिफाई किया हुआ मिलेगा, मांग जन्य, लागत जन्य और आयातक मुद्रास्फीति। लेकिन ध्यान रखिएगा वो इसी का पार्ट है, लागत जन्य का, उसी को कुछ लोगों ने अलग से कर दिया है क्योंकि उसका इंटरनेशनल मार्केट से रिलेशन है, लेकिन हम यहाँ पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। एक बात ओवरऑल आपको इन्फ्लेशन के लिए कंक्लूड कर देते हैं। बताया है मैंने, कभी भी बाजार में डिमांड और सप्लाई 2 चीजें होती हैं, है ना। डिमांड और सप्लाई अपना अपना काम कर रही होती है। इधर मिटा सकते हैं थोड़ा, देखिए, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो आप पढ़े नहीं हैं और हमको पढ़ना भी नहीं है, हमको केवल थोड़ा सा रिलेट करना है। देखिए बाजार कैसे काम करता है वो समझिएगा, हम आपको एक ग्राफ से समझाना चाह रहे हैं, आप उसको समझिएगा, है ना। मैंने बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम मूल्य को रख दिए, राइट, और यहाँ पे रख दिए मांग की मात्रा कि किसी मूल्य पे किसी वस्तु की कितनी डिमांड है। और मान लिया इस पेन का एग्जाम्पल लेते हैं या कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल, सब्जी का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं।
टमाटर 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो, अभी कैसे मिल रहा है? 30 रुपये किलो है, 40 रुपये है। हमको तो कल 60 रुपये दिया है ना, हमको बेवकूफ़ बना दिया फिर। हाँ, कल ही हम कर दें 60 रुपये किलो, आप लोग 40 रुपये ले आते हैं। अच्छा, तो मतलब मानना पड़ेगा कि हम ही बेवकूफ़ हैं। हाँ, आदमी देख क्या बोले, उसको थोड़ी जो पता कि हम कोचिंग चलाते हैं टमाटर वाले को। कार वार से नहीं जाते हैं, हम स्कूटी से चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो अगर मांग की मात्रा रख दें और ये कर लें 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, ऐसे आप मान लीजिए बना लिया। अब मान लीजिए कि टमाटर बाजार में 40 रुपये किलो है और कोई व्यक्ति 40 रुपये किलो में 3 किलो टमाटर, उसके घर की खपत है, 1 सप्ताह का खरीद के आता है कि 1 सप्ताह में 3 किलो टमाटर खपत है, 40 रुपये है, उसका बजट ठीक ठाक है, अपना खरीद लेता है। अगर टमाटर की कीमत बढ़ गई 60 रुपये हो गया तो क्या करेगा? वो कम खरीदेगा, बोलेगा कम कम खाएंगे, चटनी कम खाएंगे, सब्जी में कम डालेंगे, कुछ और उपाय कर लेंगे। बीच में आप देखिएगा कि टमाटर का रेट बहुत बढ़ गया तो पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान का बड़ा वीडियो आया था कि सब्जी में नींबू डाल के खाना शुरू कर दिए, तो दही डाल के खाना शुरू कर दिए इस तरीके से, ताकि सब्जी का जो टेस्ट टमाटर से, मैंने बहुत महंगा हो गया था बीच में टमाटर, तो उन्होंने टमाटर खाना, बड़ा वीडियो वायरल हुआ था उसका, पता नहीं आप लोग देखे थे कि नहीं, है ना। तो 60 रुपये किलो हो जाएगा तो क्या करेगा? टमाटर को ज़्यादा खरीदेगा, कम खरीदेगा? कम मात्रा में खरीदेगा, कम कर देगा। और वही टमाटर अगर 20 रुपये किलो मिले तो कहेगा बाकी सब्जी बंद करो, 1 सप्ताह केवल रोटी और टमाटर की चटनी खाओ, राइट, क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा है, ज़्यादा खरीदेगा। तो ये जो है ना, ये डिमांड का पैटर्न होता है कि किसी भी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग उसको कम खरीदना चाहते हैं, और कीमतें कम होती हैं तो उसको ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, मुकेश अंबानी के लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 100 रुपये मिले चाहे 150 रुपये मिले, उसको जितना खरीदना है। लेकिन देश में सब मुकेश अंबानी थोड़ी जो हैं, देश के मुकेश अंबानी टाइप के लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग कौन से हैं? मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं। अर्थव्यवस्था पर इनसे प्रभाव पड़ता है। तो इन सारे बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो एक कर्व बन जाता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इसको मांग वक्र कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ये इकोनॉमी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। हम थोड़ा सा बीच में रिलेट करें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कई बार एसएससी वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग वक्र कैसा होता है, कभी एसएससी दीजिएगा तो हम बता देते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा मांग वक्र नीचे की ओर होता है, डाउनवर्ड होता है, और राइट हैंड साइड होता है, ये दाईं तरफ डाउनवर्ड होता है। ऐसे ऑप्शन लिखेगा, राइट हैंड साइड डाउनवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड, राइट हैंड साइड अपवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड। तो आपको क्या बताना पड़ेगा डिमांड कर्व? राइट हैंड साइड डाउनवर्ड। चलिए एक बात हो गया। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं सप्लाई पे। अब देखिए सप्लाई में कैसे ये काम करता है कर्व। तो मान लेते हैं, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम पूर्ति की मात्रा रखते हैं, सप्लाई की क्वांटिटी, पूर्ति की मात्रा, और फिर यहाँ मूल्य रख देते हैं। मूल्य हमेशा इसी एक्सेस पे रहता है, डिमांड या सप्लाई इधर रखते हैं। अब फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं टमाटर का, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50, 60, और यहाँ 1 2 3 4 5 6। अब आप समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 40 रुपये अगर दुकानदार टमाटर बिक रहा है तो 3 किलो बेचना चाहता है, इसी का हमने सेम पैटर्न ले लिया। मान लीजिए टमाटर का दाम ज़्यादा बढ़ गया तो दुकानदार ज़्यादा बेचना चाहेगा, कम बेचना चाहेगा? बेचेगा नहीं बेचेगा वो नहीं पूछ रहा हूँ, बेचना ज़्यादा चाहेगा। तो यदि प्राइस 50 रुपये हो गया तो वो थोड़ा ज़्यादा बेचना चाहेगा। यदि प्राइस 60 रुपये हो गया तो उसकी इच्छा होगी कि और बिके, और बिकता टमाटर, कितना मज़ा आता। और प्राइस कम हो गया तो बेचारा निराश हो जाएगा, वो ज़्यादा मैंने बहुत एफर्ट नहीं लगाएगा। तो बेचने वाले का पूरा पैटर्न इस रूप में काम करता है। इन बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए तो इसको कहते हैं सप्लाई कर्व, राइट। तो सप्लाई कर्व कैसा होता है? राइट हैंड साइड अपवर्ड। अब बाजार में चूंकि डिमांड और सप्लाई अलग अलग थोड़ी होता, दोनों एक ही बाजार में काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों को एक ही ग्राफ पे रखें तो देखिए डिमांड करने वाला का पैटर्न ऐसा है, सप्लाई करने वाले का पैटर्न ऐसा है। ये डिमांड वाले का, ये सप्लाई वाले का है। ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। तो बाजार में, अर्थव्यवस्था में डिमांड करने वाले प्राइस के हिसाब से डिमांड कम ज़्यादा करते हैं, सप्लाई करने वाले प्राइस के हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे दोनों का इंटरेस्ट आके मिल गया, कहाँ पे आके मिल रहा है? कितने रुपए पे? 30 रुपए पे। यहीं पे किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड हो जाता है। क्लियर हो गया? जहाँ पे इंटरेस्ट आके मैच किया वहीं प्राइस डिसाइड हो गया। अब आप खुद सोचिए, यदि प्राइस बढ़ गया तो बेचने वाला ज़्यादा बेचना चाहेगा,
लेकिन खरीदने वाला कम खरीदना चाहेगा। तो मार्केट में जो मान लीजिए टमाटर लेके आया है, टमाटर का दाम 20 रुपए की जगह 30 रुपए हो गया, तो चाहेगा कि और बेचते, वो 10 किलो और मंगवा लेगा। दाम बढ़ रहा है तो दुकानदार 10 किलो और मंगवा लेगा, खरीदने वाला खरीद ही नहीं रहा है। उस कंडीशन में मार्केट में चीज़ें अनसोल्ड रह जाएंगी, स्टॉक बचा हुआ रह जाएगा। तो यदि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उस समय अनसोल्ड स्टॉक की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और यदि प्राइस कम हो गया तो खरीदने वाले खूब खरीदने चाहेंगे, बेचने वाले के पास लिमिटेड स्टॉक है, तो स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सामान्य मार्केट के काम करने का तरीका है, जो आपको हमने एक सिंपल तरीके से इसको पढ़ने के, तो इकोनॉमिक्स में बहुत इसका एक्सप्लेनेशन है, एलोब्रेशन है, लेकिन हम एक सामान्य बात आपको बता रहे। पूरा शेयर मार्केट इसी पैटर्न पे काम करता है, पूरा बाजार इसी पैटर्न पे काम करता है। इन जनरल बाजार में कभी भी प्रैक्टिकली संतुलन बिंदु हो नहीं पाता है, या तो अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति रहती है या फिर स्कर्सिटी की स्थिति रहती। कोई समोसा वाला नहीं बोल सकता है कि हम 100 समोसा बनाते हैं और 100 ही कस्टमर आएगा, संभव ही नहीं है। वो 100 समोसा बनाएगा, किसी दिन 90 कस्टमर आएगा, 95 आएगा, 5 बचा रह जाएगा, या किसी दिन 2-4 को लौटाना भी पड़ सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत रेयर हो सकता है। अदरवाइज मार्केट सब्जी वाला के साथ देखते हैं, उसको या तो सब्जी कुछ बचा के जाना पड़ता है या फिर कुछ कस्टमर को बोलना पड़ता है खत्म हो गया भैया। कभी ऐसा होगा 10 किलो टमाटर लेके आए और 10 ही किलो खरीदने वाले लोग आए, संभव नहीं है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट जनरली क्रिएट नहीं होता, इसी के आसपास मार्केट काम कर रहा होता है। ये एक सामान्य मार्केट के काम करने का पैटर्न है। अगर प्राइस बढ़ता है तो अनसोल्ड स्टॉक की स्थिति, प्राइस कम होता है तो स्कैर्सिटी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एक सामान्य पैटर्न है, इसको मिटा सकते हैं हमने। इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने एक बात आपको बता दिया, डिमांड और सप्लाई कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप भी बाजार जाते हैं, आप भी सामान खरीदते हैं, या आप भी हो सकता है कि कभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब्जी बेच रहे हो। सब्जी तो नहीं बेचिएगा, लेकिन मैंने कुछ बिजनेस कर रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो सकता है कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएं आप, हो सकता है ना भाई, कौन जानता है। जगजीत सिंह IAS की तैयारी करते थे, आपको पता है। जगजीत सिंह जो गज़ल गायक हैं, उनके घर वालों ने कहा कि UPSC की तैयारी करो, मुखर्जी नगर भेज दिया उनको। और वो दिल्ली जाके उनको पढ़ने में मन नहीं लगा, वो बोले हमको गाना गाने का मन है, नहीं पढ़ेंगे, भाग गए वहाँ से। उसके बाद देखिए कितने बड़े गायक बने। तो जरूरी थोड़ी जो है, आपने सुना होगा अभी प्रसून जोशी का नाम बताए भी थे। प्रसून जोशी उत्तराखंड PCS में अधिकारी थे, उत्तराखंड PCS क्वालिफाइड हैं। उन लिखने का शौक था, वहाँ से भाग के आ गए मुंबई, लेकिन नहीं करेंगे ये सब काम। लिखने लगे, ऐड लिखने लगे शुरू में, फिर कुछ फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखा, तारे जमी पर के लिए लिखा गाने, कुछ ऐसे लिखने लगे। देखिए कहाँ पहुँच गया, आज सेंसर बोर्ड के चेयरमैन है। तो ज़रूरी थोड़ी जो है कि UPSC का JPSC का तैयारी करने वाला वही काम करेगा। नहीं होगा सिलेक्शन तो दूसरा, मैं भी तो तैयारी कर रहा था, नहीं वो पढ़ाने लगा, किताब लिखने लगा। क्लियर। तो हो सकता है कभी आप बिजनेसमैन बन जाएं, तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। कहीं हो सकता है सिलेक्शन लेने के बाद आपको लगे कि यार यहाँ तो बहुत लिमिटेड पैसा मिलता है, मन नहीं लग रहा है, और पैसा चाहिए, और उस समय आपका ज़मीर जो है बेईमानी करने की गवाह ना दे, बोले कि ना गलत मत करो, कुछ बिजनेस करके काम करो, तो फिर बिजनेस करने हो सकता है ना। भविष्य कोई नहीं जानता है, वहाँ पे ये सब चीज़ थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। देखिए जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बिजनेस करता है और एक अनपढ़ आदमी करता है, दोनों के बिजनेस करने के पैटर्न में फ़र्क होता है कि नहीं होता है। बहुत रेयर ऐसा होगा कि कम पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर ले। हाँ, कम पढ़ा लिखा स्किल्ड है, जानने, कम पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा और नहीं पढ़े लिखे का मतलब डिग्री से नहीं है, ज्ञान से है। आप सीखना कितना चाहते हैं। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो अगर स्कूली पढ़ाई नहीं भी किए हैं, जैसे क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, लेकिन वो अभी हर सप्ताह एक किताब पढ़ता है। पढ़ने का मतलब यहाँ डिग्री से नहीं है, जानने की इच्छा से। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। तो बेसिक बात समझ में आ गई ना। चलिए, तो लागत जन्य मुद्रास्फीति भी समझ गए, मांग जन्य मुद्रास्फीति भी समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। अगला हमने समझा था मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो मुद्रास्फीति का कारण और प्रकार दोनों समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हमने देखा था प्रभाव, यहीं तक पढ़े थे ना। हमने बताया था किसी चीज का प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। भाई दुनिया में हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव, बारिश होने का पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और नेगेटिव इंपैक्ट भी है, दोनों हो सकता है। तो मुद्रास्फीति का भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव है। कैसे दोनों प्रभाव है आपको बताया था, दे दो ना थोड़ा थोड़ा, वो लोग बांट लेंगे। बांट लीजिए आप लोग आपस में।
अभी इसको पढ़ने मत लगिएगा, अभी मेरी बात समझ लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वही सब बात इसमें लिखा हुआ है ऑलमोस्ट। बाकी लोगों को दे दीजिए आप। देखिए इधर मेरी बात समझिए, प्रभाव में आपको क्या बताया था, यदि इन्फ्लेशन हो रहा है, खुद समझते चलिएगा, बहुत सिंपल है, बस दिमाग लगाना है। तो प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, क्योंकि मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति होने से जो बिजनेसमैन है उसका प्रॉफिट जनरली बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, या तो पुराना स्टॉक होगा तो नया स्टिकर लगा के बेचेगा, या फिर अगर वो 10% ही लाभ कमाना चाहता है तो भी अमाउंट में बढ़ जाएगा। 100 रुपया का सामान पहले 110 में बेच रहा था, अब दाम ही बढ़ के 110 हो गया तो 10% मतलब 132 में बेचेगा। पहले 10 रुपया कमा रहा था 12 रुपया कमाएगा, कुछ भी ऐसा, राइट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन होने से जनरली प्रॉफिट प्रोड्यूसर का बढ़ जाता है, और प्रोड्यूसर का जैसे ही प्रॉफिट बढ़ता है वैसे ही वो सोचता है कि ज़्यादा उत्पादन करें। वो क्या चाहेगा, प्रोडक्शन अधिक हो, और जब वो अधिक प्रोडक्शन करेगा तो इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी देश की, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ने पे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है जनरली, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करना, लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो रोज़गार ज़्यादा देगा कम देगा, तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देगा, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी बात को फिलिप्स ने एक ग्राफ से बताया था, मैंने बताया था। यहाँ पे उसने रेट ऑफ इन्फ्लेशन ले लिया, यहाँ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया, और कहा इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बेरोजगारी कम है, इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी ज़्यादा है। इसी को उसने क्या कहा, फिलिप्स कर्व, ये बताया था आपको कल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फ्लेशन अधिक होने के दो मेजर जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है और बेरोजगारी कम होती है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हैं। नेगेटिव में क्या क्या बताया था आपको, इसको मिटा सकते हैं थोड़ा, ये तो कल लिख चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख चुके हैं। चलिए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या बताया था आपको कि यदि इन्फ्लेशन अधिक होगा, और इन्फ्लेशन अधिक होने से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट अधिक होगा, तो प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट अधिक हुआ, लेकिन जो उसके दुकान में काम करने वाला मजदूर है, जो उसके दुकान में काम करने वाला श्रमिक है, उसका रियल इनकम क्या हो गया, क्योंकि उसको एक तो सैलरी नहीं बढ़ाएगा ये कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है सैलरी देते हैं, नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसके लिए महंगाई होने के बाद पहले 100 रुपया में जितना सामान खरीद रहा था अब नहीं खरीद पाएगा, तो रियल इनकम इसका कम हो गया। तो दोनों के बीच में जो डिस्पैरिटी है, आर्थिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डिस्पैरिटी, असमानता बढ़ जाएगा, असमानता का बढ़ना एक बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट आपको बताया था नेगेटिव में, क्या बताया था, एक तो बताया था टैक्स लायबिलिटी वाला, अगर इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो साथ साथ इसको टैक्स देने का लायबिलिटी भी बढ़ेगा। टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा ना, टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये जो कोई भी आदमी का अगर टैक्स लायबिलिटी अचानक से ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत कम लोग होंगे जो देना चाहते हैं, बाकी लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, तो ये टैक्स इवेजन करेगा, चोरी करेगा टैक्स की, और टैक्स का इवेजन करेगा तो देश में ब्लैक मनी क्रिएट होगा, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा बताया था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो आम आदमी का रियल इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो आम आदमी है उसकी परचेज, पहले मान लीजिए कि एक आदमी कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है और उसको 200 रुपया डेली मिलता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से उसका पैसा तो नहीं बढ़ेगा सैलरी, उसको तो 200 मिलेगा, लेकिन कल तक 200 रुपये में जितना सामान खरीद पा रहा था आज नहीं खरीद पाएगा, तो रियल इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये खराब बात है ना, किसी भी देश में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाए, अच्छी बात है खराब बात है, खराब बात है, अच्छा नहीं है। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी देश के विकास का मापक है, सूचक है, इसका मतलब उस देश का विकास कम हो रहा होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने से। इसके बाद बताया था इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कुछ लोग गिद्ध की तरह एकदम नज़र गड़ाए रहते हैं कब इन्फ्लेशन बढ़ने की प्रवृत्ति और कब जमाखोरी करना शुरू करें, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अभी आगे दाम और बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में जमाखोरी क्या होगा, बढ़ेगा, सट्टेबाजी बढ़ेगा, काला बाजारी बढ़ेगा, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये सारी बातें आपको बताई थी। और क्या बताया था इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट, हाँ, जिन वस्तुओं का हम विदेश से आयात कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन बढ़ने पे ज़्यादा आयात करते हैं। जैसे अगर भारत में पेन 100 रुपया में मिल रहा है और विदेश में अभी तक 105 में मिल रहा था,
तो कोई भी व्यक्ति अपने ही देश से खरीद लेगा। लेकिन अब भारत में ही इसका दाम 110 रुपया हो गया, और विदेश में तो जरूरी नहीं है ना कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़े तो विदेश में भी बढ़ जाए। दूसरे देश में 105 में ही मिल रहा है, हमारे देश में महंगा हो गया, तो हम क्या करेंगे, विदेश से खरीदने लगेंगे। अपने देश में चाइनीज सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, क्यों खरीदते हैं, सस्ता है, विदेश से खरीदेंगे। तो आयात ज़्यादा करेंगे तो विदेशी मुद्रा चला जाएगा और हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा। पहले 95 था, वहाँ 105 में मिल रहा था तो विदेशी हमसे खरीदता था, अब कहेगा तुम्हारे यहाँ 110 है, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी 105 है, क्यों खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा निर्यात कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और जब किसी देश में इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयात करने पे डॉलर चला जाता है और निर्यात हो ही नहीं रहा है, डॉलर आ ही नहीं रहा है, तो विदेशी मुद्रा जो था वो निकलता चला जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये 1991 में आर्थिक सुधार पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, आगे बताएंगे। 1991 में भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हुआ, जिसके कारण हम लोगों को LPG करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो सब बाद में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक की बात आपको हमने बता दी है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिविजन भी हो गया एक बार, जो लोग आज आए हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, आया समझ में आप लोगों को। चलिए इसके बाद कौन क्या देखना था, इसका मापन, नियंत्रण। सबसे पहले नियंत्रण, तो देखिए इसका जो नियंत्रण किया जाता है ना, इसके नियंत्रण के जो उपाय हैं, मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, 3 प्रकार के उपाय हैं। एक उपाय है जिसको बोलते हैं मौद्रिक उपाय, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी मेजर्स, मौद्रिक उपाय। दूसरा उपाय है जिसको बोलते हैं राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स, राजकोषीय उपाय। और तीसरा उपाय है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष उपाय, डायरेक्ट मेजर्स। प्रत्यक्ष उपाय को आपूर्ति प्रबंधन उपाय भी कहा जाता है, आपूर्ति प्रबंधन उपाय, सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स। तो आप ये 3 बातें लिख लीजिए जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देश में उपाय किए जाते हैं। वो 3 प्रकार के उपाय हैं, तीनों उपाय को एक एक करके हम समझ लेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। मॉनेटरी टर्म एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग, मॉनेटरी सिस्टम में, मॉनेटरी पॉलिसी में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कराते हैं आपको, थोड़ी सी बातें हम डिस्कस कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो उपाय है ये RBI के द्वारा किया जाता है, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। कौन करता है उपाय, ये उपाय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, RBI। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, सरकार। और ये उपाय जो है ये बाकी अदर्स बच गए उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार भी सहभागी हो सकता है, बाकी और भी कुछ लोग सहभागी हो सकते हैं। दिक्कत हो रही है बैठने में, उधर भी जगह है, उधर भी बैठ सकते हैं, वहाँ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ चले जाइए। ठीक है, ओके चलिए। तो ये 3 उपाय हैं जिसके माध्यम से किसी भी देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। इसको समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपके पूरे इन्फ्लेशन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है। देखिए कैसे इसमें काम होता है। अभी थोड़ा सा हम RBI के बारे में चर्चा करते हैं ना, RBI बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा कुछ बात डिस्कस करते हैं। आप जानते होंगे RBI एक पॉलिसी बनाती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। अभी वर्तमान के समय में RBI हर 2-2 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करती है, रिव्यू करती है और उसमें कुछ बदलाव करती है। देखिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी में करती क्या है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। बेसिकली RBI के सामने 2 चैलेंज है। क्या है, 2 चैलेंज है। क्या चैलेंज है पहले उसको समझिए, फिर अपने आप रिलेट कर लीजिएगा। RBI को सबसे पहली जिम्मेदारी दी गई है कि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा करो। इकोनॉमिक ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा उतना देश के लिए अच्छा है। RBI तो चाहती है इकोनॉमिक ग्रोथ 20% हो जाए। अभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना रहता है, अभी तो बहुत कम है। इन जनरल कोरोना में बहुत कम हो गया, नेगेटिव में भी चला गया। इन जनरल कोरोना से पहले जाइएगा तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 6, 5 से 7% के रेंज में रह रहा था, राइट। लेकिन RBI चाहती कि 20% हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि RBI इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। और दूसरा RBI ये चाहती है कि इन्फ्लेशन कम से कम रहे।
इन्फ्लेशन हमारे देश में 6-7% के आसपास था कोरोना से पहले। इन्फ्लेशन आरबीआई चाहती है कि 4% के आसपास रहे। आरबीआई का टारगेट जो है वो कितना प्रतिशत होता है? 4%। तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन को क्या करना चाहती है, ये कम रखना चाहती है। अब चैलेंज क्या है वो समझिए, चैलेंज क्या है वो समझिए। किसी भी देश में यदि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्शन होगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्या किया? खूब सारा पैसा छाप के मान लीजिए रिलीज कर दिया, बहुत सारा पैसा रिलीज कर दिया। तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ग्रोथ बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या आएगी, जैसे ही मनी सप्लाई किसी भी देश में बढ़ता है वैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, और जैसे ही डिमांड बढ़ता है फिर क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और आरबीआई क्या चाहती है? इन्फ्लेशन कम रखे। तो आरबीआई फिर सोचती है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब इन्फ्लेशन कम करना है, तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा। तो आरबीआई मार्केट से पैसा अपने पास मंगा लेती है। जैसे ही महंगाती है, इन्फ्लेशन महंगाती है पैसा अपने पास, इन्फ्लेशन तो कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम, इकोनॉमिक ग्रोथ कम। ये आरबीआई के सामने बड़ी दुविधा है। अगर इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होने लगता है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। तो बड़ी मुश्किल है। जैसे एक आदमी कोई डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब एक बीमारी है, डॉक्टर ने दवा दिया, जो दवा दिया उससे एक नई बीमारी जन्म ले ली। एक बीमारी तो ठीक हो रही, दूसरा डॉक्टर ने उसको ठीक करने के लिए दिया तो पहला वाला बीमारी शुरू हो गया। होता है ना कंट्राडिक्टरी बीमारी, ये भी बीमारी है वो भी बीमारी है। अब एक दवा एक बीमारी ठीक करता है लेकिन दूसरी बीमारी के लिए वो दवा काम नहीं करेगा, घातक है। और फिर दूसरे की दवा देंगे तो वो ठीक होगा, इधर वाला फिर परेशान। डॉक्टर के सामने बड़ी बार ऐसा चैलेंज आ जाता है। तो आरबीआई जो डॉक्टर है उसके पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आरबीआई क्या करता है? इसलिए आरबीआई कभी कोशिश नहीं करता कि इकोनॉमिक ग्रोथ 20% हो जाए, कभी कोशिश नहीं करता है। वो चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बना रहे। एक रेंज है आरबीआई का, टारगेट है कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 4% के पास रहे, ±2% तक चलेगा, इस रेंज में रखने के, यानी 2 से 6% के बीच में रहे। और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आरबीआई जनरली रखती है कि 5 से 10%, 6, 7, 8, 9, 10 के बीच में जितना हो। कभी आरबीआई नहीं सोचती कि 15% हो जाए, 20%, क्योंकि उसको पता है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। अब इसी चैलेंज को ठीक करना है हम लोगों को, इसी चैलेंज को टैकल करना है आरबीआई को। तो देखिए आरबीआई इसके बीच में क्या चाहती है? इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चाहती है। क्या चाहती है? बैलेंस, संतुलन बने। तो आरबीआई के पास संतुलन बनाने के लिए कुछ हथियार हैं, कुछ दवा है, और उन दवा का नाम आप समझ लीजिए। वो दवा को बोलते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ उपकरण हैं जिसका नाम है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये सब हथियार है आरबीआई के पास। यही वो दवा है जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर सकती है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को भी बढ़ा सकती है। बात समझ में आ रहा है? तो आरबीआई को बेसिकली करना क्या है ये सोचिए। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन, इधर मैं मिटा रहा हूं ना, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आरबीआई के सामने दो बात बताया, या तो आरबीआई को क्या करना है? इन्फ्लेशन को कम करना है, या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। कभी आरबीआई ऐसा नहीं सोचेगी कि ग्रोथ रेट कम करो, या कभी नहीं सोचेगी कि इन्फ्लेशन बढ़ाओ, राइट? तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई इसके माध्यम से या तो मनी सप्लाई को कम करती है या मनी सप्लाई को बढ़ाती है, या तो इसका इस्तेमाल करके ये कर सकती है या ये कर सकती है। कैसे करती है वही आपको समझ लेना है, राइट? तो आपको हम समझाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? अब देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है, आपको धीरे धीरे सब बात समझ में आ जाएगा। एक एक के बारे में हम समझते हैं। देखिए सीआरआर है क्या बेसिकली, तो आप समझिए एक बैंक है, कोई भी एक बैंक है, कोई भी बैंक बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई व्यक्ति है, पब्लिक है, मान लीजिए एक्स नाम का कोई आदमी है, ये ले जाके पैसा जमा करता है। ये पैसा क्या करता है? जमा करता है। हम लोग पैसा जमा करते हैं ना, तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके पैसा जमा किया। एक आदमी ने 100 रुपया जमा किया, ठीक है? कितना जमा किया? 100 रुपया। समझिएगा मेरी बात को, फिर लिखिएगा, अभी रुक जाइए, पहले समझ लीजिए भाई साहब, समझ लीजिए, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको बाद में। तो 100 रुपया आपने जमा किया। बैंक क्या करती है? इस पैसे से लोन बांटती है। इसने विजय माल्या को लोन दे दिया,
विजय माल्या भले देश से भाग जाए लेकिन बैंक तो भाई लोन देगी ही देगी, है ना। तो बैंक ने लोन दिया, तो आपने 100 रुपया जमा किया, तो बैंक 100 रुपया का लोन दे सकती है ना, नहीं दे सकती है कि नहीं, दे सकती है, 100 रुपया ही दे सकती है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती। लेकिन आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है। आरबीआई ने कहा है कि जितना पैसा पब्लिक जमा करेगी उसको पूरा पूरा लोन के रूप में आपको नहीं देना है, उसमें पैसे को रिजर्व कर लेना है, कुछ पैसा आपको अपने पास रिजर्व करके रखना है। और ये रिजर्व 2 प्रकार का है। एक बैंक, आरबीआई बैंकों को, क्योंकि बैंकों का मुखिया कौन है, नियम कौन बनाता है, आरबीआई। तो आरबीआई ने बैंकों को कहा कि 2 तरीके से पैसे आपको रख लेने हैं, एक अपने पास बैंक को रिजर्व रखना है, और दूसरा कहा एक आरबीआई के पास रिजर्व रखना है। आरबीआई के पास रिजर्व रख दीजिए। बैंक अपने पास जो रिजर्व रखती है उसको कहते हैं SLR, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, और आरबीआई के पास जो रिजर्व रखती है उसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर हो गया। तो अब आरबीआई ने नियम बना दिया कि 100 रुपया कोई व्यक्ति जमा करेगा, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि अभी डेटा कितना है मुझे अभी ध्यान में नहीं है, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, डेटा बाद में आपको करेक्ट करवाएंगे। आरबीआई ने मान लीजिए एग्जाम्पल कह दिया कि 5 रुपया आप रख लो, आरबीआई के पास जमा कर दो 100 रुपया में से निकाल के, और 20 रुपया अपने पास रख लो। तो कितना पैसा रिजर्व रखना पड़ा 100 में, 25 रुपया। तो बैंक के पास लोन बांटने के लिए कितना बचा, 75 रुपया बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए मार्केट में पैसा ज़्यादा आना चाहिए। तो आरबीआई इन दोनों में से किसी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, घटाने की कोशिश करेगी, घटा देगी, बोलेगी इसको 4 कर लो, इसको 16 कर लो, तो अपने आप बैंक ज़्यादा लोन देने की स्थिति में आ जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि ठीक है वैसा करो, इसको 4 कर लो, इसको 18 कर लो, तो टोटल 100 रुपया में उसको 22 रुपया ही रिजर्व रखना पड़ेगा, तो 78 रुपया दे पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आरबीआई CRR और SLR दोनों में से किसी को भी कम करती है तो इसका मतलब मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए CRR SLR को कम करती है, लेकिन आरबीआई को अब पता चला कि इन्फ्लेशन अधिक है, इन्फ्लेशन कम करना है, इन्फ्लेशन कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करना है। आरबीआई ने ये तय किया। तो आरबीआई ने कहा कि ऐसा है भाई कि ये जो 5 रुपया था इसको 6 कर दो, और ये जो 20 था इसको 21 कर दो, इतना रिजर्व रखो। अब तो आरबीआई ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR को या SLR को बढ़ा दिया, और जैसे ही बढ़ाया वैसे ही बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचा। आरबीआई ने 21 और 6 27 कर दिया, तो 100 में से 27 चला जाएगा, तो 73 रुपया ही बांट पाएगा, 72 हो जाएगा ना, हाँ 73। चलिए मेरा मैथ्स कमजोर है थोड़ा, बताए थे आप लोगों को, जोड़ घटाव भी हमको नहीं आता है, ठीक है। तो 73 बचेगा। तो स्वाभाविक है कि अब मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो अभी हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन में एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो CRR और SLR को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पिछले साल सवाल पूछा है आपसे, पूछा है ना, जब बैंक लोन बांटने, बैंकों के द्वारा जो लोन बांटे जाने की प्रक्रिया होती है उसको क्रेडिट क्रिएशन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, राइट। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा है कि साख सृजन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, उसमें ऑप्शन दिया, अभी आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये एक बात समझ में आ गई, CRR SLR का काम खत्म हो गया, आगे हम पूरा आपको माने एक साथ लिखवा देंगे। अब दूसरा समझिए, अब क्या है कि मान लीजिए एक बैंक है ना, और बैंक का मुखिया कौन है, इधर आरबीआई है, तो बैंकों को लोन चाहिए, बैंक को भी तो लोन का जरूरत पड़ सकता है। बैंक को पैसा घट गया तो बैंक किससे लोन मांगेगा, हमसे नहीं मांगेगा, आरबीआई से मांगेगा। तो बैंक गया आरबीआई के पास, इसलिए बैंक फाइनली अल्टीमेटली आरबीआई से लोन लेते हैं, इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है, माने लोन देने वाला अंतिम संस्थान। ये लिखवाएंगे हम, जब आरबीआई पढ़ाएंगे तो उसमें लिखवा देंगे, अभी केवल वर्ड चर्चा कर रहे हैं। तो आरबीआई बैंकों को लोन देगा, इसको थोड़ा सा और हम ना सीधा सीधा बनाते हैं तो ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। आरबीआई के द्वारा अगर बैंक को लोन दिया जाना है, बैंकों ने मांगा कि लोन दीजिए, तो आरबीआई ने बैंक को लोन दिया। अब बताइए कोई भी किसी को लोन देगा तो उसमें स्वार्थ होगा कि नहीं, क्या स्वार्थ होगा कि ब्याज मिले। तो आरबीआई कहती है कि भैया लोन ऐसे नहीं देंगे, आपको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आरबीआई बैंकों को अलग अलग टाइप्स के लोन देती है, जैसे हम लोग भी बैंक से लोन लेते हैं, कभी हम कार लोन ले लिए, कभी होम लोन ले लिए, कभी पर्सनल लोन ले लिया, कोई बिजनेस लोन ले लिया, कोई एजुकेशन लोन ले लिया।
बैंकों को आरबीआई से 3 टाइप के लोन मिलते हैं, तो तीनों टाइप के लोन पहले समझ लीजिए, फिर इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। एक लोन का नाम है लॉन्ग टर्म, ठीक, दूसरे लोन का नाम है शॉर्ट टर्म, और तीसरे लोन का नाम है ओवरनाइट। ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये 1 साल या उससे अधिक का होता है, शॉर्ट टर्म लोन 14 डेज का होता है या 14 डेज प्लस का होता है, ये लॉन्ग टर्म आप ऐसे कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन जो है वो 14 डेज का होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं देता आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन में, और ये 24 घंटे के लिए होता है। ये तो बहुत बाद में शुरू किया है रघुराम राजन ने, उसके पहले था ही नहीं इंडिया में, उन्होंने शुरू किया। तो 14 आवर्स के लिए देता है। तीनों पे सेम ब्याज लगेगा, अलग अलग लगेगा, तो तीनों के लिए ब्याज का नाम भी अलग हो जाएगा। तो आरबीआई कहती है कि भैया देखो जो ब्याज लेंगे आपसे, इस पे जो ब्याज लेंगे उसका नाम रहेगा बैंक रेट। तो बैंक रेट इज एन इंटरेस्ट रेट दैट इज इम्पोज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंकों के ऊपर आरोपित कर रहा है उसी को हम बैंक रेट कहते हैं। इस पे जो ब्याज बैंकों को देना पड़ता है उसको कहते हैं रेपो रेट, और इस पे जो ब्याज देना पड़ता है उसको कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो तीनों एक ही चीज है, तीनों ब्याज है, तीनों का प्रभाव भी एक ही जैसा होगा, बस लोन के हिसाब से नाम अलग अलग हो गया। आप खुद बताइए, अभी आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग इधर कि हाँ क्या हो गया, क्या ऐड कर लें, पेज ऐड कर लें, अच्छा उधर छूट गया है क्या? अरे लिखवा देंगे हम, चिंता मत कीजिए, वो सब लिखना नहीं, वो सब मैं समझा रहा हूँ, मैं काम की चीज़ सब लिखवा दूंगा। इधर देखिए, और आपके नोट्स में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है ऑलरेडी। इधर मेरी बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, लिखने के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए। जितना अभी क्लास में लिखने के चक्कर में रहेंगे एग्जाम में उतना कम लिख के आएंगे, क्लास में जितना कम लिखने के चक्कर में रहेंगे एग्जाम में उतना बढ़िया लिख के आएंगे, ठीक है। समझिए पहले तो आप समझिए कि यदि आरबीआई अभी के समय में कोई एक इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं, मान लीजिए बैंक रेट 7% है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी 7 नहीं होगा, कुछ आगे पीछे होगा, 7% अगर बैंक रेट है, तो यदि कोई बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है 7% की ब्याज से, तो बैंक भी तो पब्लिक को देगा, तो बैंक पब्लिक को 7% पे देगा, ज़्यादा पे देगा या कम पे देगा? निश्चित रूप से ज़्यादा पे देगा। तो बैंकों ने रेट रखा 9% पब्लिक के लिए। अब आरबीआई ने कहा कि ऐसा है भाई कि इस रेट को हम 6% कर रहे हैं, तो बैंक भी क्या बोलेगा पब्लिक को कि ऐसा हम भी 8% कर रहे हैं। अगर आरबीआई ने कहा कि ऐसा है 7 की जगह पे 9% करेंगे, तो बैंक क्या बोलेगा, हमें 11% लेंगे। ये तुरंत प्रभावित हो जाता है। तो आप सोचिए यदि बैंक आरबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो बैंक अगर आरबीआई बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो बैंक आरबीआई से ज़्यादा लोन मांगेंगे कम आएंगे। ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी हम बैंक से लोन लेते हैं 7%, 8%, 9%, कोई भी ब्याज दर पे, बैंक ने कहा 2% ज़्यादा लेंगे अब इंटरेस्ट, तो हम ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे कम लेना चाहेंगे? कम लेना चाहेंगे। ब्याज दर बढ़ने पे लोग कम लोन लेना चाहते हैं। ठीक वैसे ही यदि आरबीआई ने ज़्यादा बैंक से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो बैंक भी आरबीआई से कम लोन लेंगे। इसका मतलब हुआ कि यदि बैंक रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया तो आरबीआई से जो बैंकों को लोन मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंकों के पास लोन बांटने के लिए भी पैसा कम हो जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को आरबीआई बढ़ाएगा तो बैंक कम लोन बांट पाएंगे। एक तो बैंकों के पास पैसा कम होगा, दूसरा बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो आप वैसे भी कम लोन लेना चाहिएगा। बोलिएगा ना ना हाउसिंग लोन पहले 8% पे मिल रहा था अब 9% पे मिल रहा, नहीं लेंगे, वेट करिएगा कि थोड़ा इंटरेस्ट कम होने देते हैं। ऐसा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी बैंक रेट को या रेपो रेट को या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को किसी को भी आरबीआई ने बढ़ाया तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और किसी को भी कम किया तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो हमको कौन सा देखना है? अभी के लिए मनी सप्लाई कम करना है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीआरआर को, एसएलआर को बढ़ा सकती है, बैंक रेट को, रेपो रेट को और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को भी बढ़ा सकती है। इन सब का मतलब डिटेल में हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते समय देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम पढ़ते समय। अभी केवल हम रिलेट करा रहे हैं इन्फ्लेशन से। क्लियर हो गया? एक और बच गया रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है वो समझ लीजिए। इधर मिटा सकते हैं थोड़ा, हम लिखवा देंगे लास्ट में भाई, एक साथ हम कंक्लूड कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, इतना भरोसा रखिए भाई।
भरोसा कम नहीं ना है, कम भरोसा कीजिएगा तो आप ही को नुकसान है। जिस दिन हमको पता चला कि मेरे पे कम भरोसा कर रहे हैं, उस दिन से कम पढ़ाना शुरू कर देंगे, नुकसान में आ जाइएगा। जो पूरा भरोसा बनाए रखिए एकदम, ठीक है। देखिए यहाँ रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। अब हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अलग अलग बता रहे हैं, समझ लीजिए। रेपो रेट में किस लोन की बात हो रही थी? शॉर्ट टर्म लोन की बात, 14 डेज के लिए बात हो रही थी। तो दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ आरबीआई है और यहाँ बैंक है। तो एक तो आपको बता दिया कि आरबीआई बैंकों को लोन देगा, कौन सा? शॉर्ट टर्म लोन। तो उस पे इनसे जो इंटरेस्ट लेगा वो कौन सा इंटरेस्ट होगा? रेपो रेट के रूप में लेगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, आरबीआई है, बैंक है, तो बैंक आरबीआई को लोन दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता। ये बात किताब में लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। आप बैंक को लोन देते हैं क्या? हाँ, तो लोन दे सकता है, कैसे बोलिएगा आप? अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं अपने खाते खोल के, तो हम ये नहीं ना बोलते कि बैंक को लोन दिया हमने। हम क्या बोलते हैं? हमने बैंक में पैसा, कई किताबों में लिख दिया है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट इज अपोजिट टू रेपो रेट, इसलिए लिख दिया है कि रेपो रेट में बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और रिवर्स रेपो रेट में कुछ लोगों ने लिख दिया है कि बैंक आरबीआई को लोन देता है। गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आरबीआई, इसलिए करेक्ट बात लिखना पड़ेगा, आरबीआई के पास बैंक एक्स्ट्रा पैसा को डिपॉजिट कर रहा है, कह रहा है कि अब लोन बांटने का पैसा हमारे पास जितना था उसमें से एक्स्ट्रा बच गया, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, अपने पास पड़े पड़े क्या होगा, पैसा कोई फायदा नहीं है। वो सोचता है कि जमा कर दे आरबीआई के पास, कुछ तो ब्याज मिलेगा, राइट। तो क्या किया, बैंक ने एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कर दिया, और जैसे ही डिपॉजिट किया तो आरबीआई ने कहा कि भैया इस पे इंटरेस्ट देंगे, और आरबीआई कहती है कि डिपॉजिट हम हमेशा शॉर्ट टर्म लेंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 14 डेज के लिए मात्र आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 14 डेज के बाद आप वापस आपको पैसा अपना ले जाना पड़ेगा, फिर डिपॉजिट करना होगा, फिर दोबारा कर लेना। एक बार में 14 दिन के लिए करेंगे, तो इसीलिए रेपो से रिलेट हो जाता है। तो ये जस्ट उल्टा हो गया। तो इसीलिए बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे जमा किए जाते हैं, उसके बदले में आरबीआई जो ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि ये रेपो रेट का उल्टा है, प्रोसेस उलट हो रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए, मान लीजिए अभी रिवर्स रेपो रेट 6% है। रेपो रेट में क्या देखा था, यदि रेपो रेट बढ़ जाए तो मनी सप्लाई कम होगा। तो इस आधार पे यदि आपसे कोई पूछ देगा कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो मनी सप्लाई क्या होगा, तो आप तो हवा में रहिएगा, आप बोलिएगा बढ़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का उल्टा है जरूर, लेकिन प्रभाव दोनों का एक जैसा होता है। दोनों के बढ़ाने पे मनी सप्लाई कम होता है। कैसे होता है वही बात आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ। तो अभी ऐसे समझिए कि आरबीआई ने बैंकों को कहा कि 6% ब्याज देंगे शॉर्ट टर्म जमा करने के लिए, कुछ दिन के बाद 7% देंगे। तो अब एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा तो बैंकों का लालच बढ़ जाएगा, बैंक कहेगा कि 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, ज़्यादा पैसा जमा करो। तो स्वाभाविक है कि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास डिपॉजिट राशि बढ़ेगा या कम होगा? डिपॉजिट अमाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंकों के पास लोन के लिए पैसा कम होगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्वाभाविक है बैंक कम लोन बांटेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है तो अपोजिट, लेकिन दोनों का इंपैक्ट एक जैसा पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा, कई लोग इसमें गड़बड़ी करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको समझा दी मैंने। यहां से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, आरबीआई को यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इनमें से किसी एक को या एक से अधिक को बढ़ा देती है, जिसके कारण अपने आप मनी सप्लाई कम हो जाता है, या कहिए तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है, इसको बोल सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाता है। और इसी के कारण फिर इन्फ्लेशन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, ये कम हो जाता है, और इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा। क्यों? इसके कम होने से मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम होगा, तो डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आरबीआई ऐसे उपाय अपनाती है जिससे मार्केट में मनी का फ्लो कम हो जाए, मनी की मात्रा संकुचित हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसलिए इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या संकुचित मुद्रा नीति कहा जाता है।
क्लियर हो गया? तो आप लिख लीजिए, इस बात लिखा हुआ आपके उसमें, या आज शायद नोट्स में पता नहीं ये वाला बात लिखा है कि नहीं लिखा है, देखें एक बार ज़रा, मेरे ख्याल से लिखा होना चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में बहुत सारा चीज़ बता दिया है। हाँ लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय, इसमें लिख लीजिए, लिखा हुआ है संकुचित मौद्रिक नीति अपनाती है, पढ़िएगा तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार जब आरबीआई मनी सप्लाई को कम करने के उद्देश्य से मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? संकुचित मौद्रिक नीति, संकुचित मौद्रिक नीति, या इसको कॉन्ट्रैक्शनरी भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। या फिर ऐसे कंडीशन में बैंकों के लिए लोन लेना महंगा होता है कि सस्ता होता है? आरबीआई अगर रेट बढ़ा देगा तो बैंकों के लिए लोन लेना महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा हो जाएगा, इसीलिए इसको महंगी मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं, महंगी मौद्रिक नीति, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जब आरबीआई कम करेगी तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी बोलिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलिए, जहां पैसे की मात्रा बढ़ाने, एक्सपैंड करने का प्रयास कर रही है, या लोन सस्ता हो जा रहा है, उस आधार पर नामकरण कर दिया गया है। बात समझ में आई? किसको किसको डाउट है इसमें? किसको किसको कंफ्यूजन है? सीआरआर एसएलआर में कोई मुश्किल नहीं है। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस पैसे को लोन के रूप में बांटता है। आरबीआई ने नियम बनाया है कि पब्लिक जितना पैसा आपके पास जमा करेगी, आप पूरा पैसा लोन नहीं बांट सकते, उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लीजिए रिजर्व के रूप में, जिसका इस्तेमाल लोन बांटने में नहीं होगा, और कुछ मेरे पास रख दीजिए जिसका इस्तेमाल लोन बांटने में नहीं होगा। तो जो पैसा बैंकों के द्वारा रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है, बहुत कम होता है, 3, 4, 5%, उसको सीआरआर कहते हैं। और जो पैसा बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि कभी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। भैया सब लोन बांट दीजिएगा, मान लीजिए कि हमने बैंक में 100 रुपया रखा और 100 रुपया बैंक लोन बांट दिया, ऐसे दूसरा आया उसको भी बांट दी। अब हम अगले दिन गए बैंक से पैसा निकालने, बैंक बोलेगी इंतजार कीजिए, कोई आएगा जमा करने, उसके बाद तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बैंकिंग सिस्टम चल पाएगा। तो आरबीआई ने कहा कि अपने पास लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, इसीलिए उसको लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और आरबीआई अपने पास 2 कारण से जमा करवाती है। पहला कारण तो ये कि जनता का भरोसा बना रहे, जनता को लगे कि नहीं आरबीआई इनसे पैसा जमा करवाती है मतलब मेरा पैसा सुरक्षित है, हालांकि सुरक्षित नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा कीजिए, बैंक डूब गया 1 लाख रुपया मिलेगा, मात्र 1 लाख का इंश्योरेंस रहता है। 5 लाख कर दिया, 5 लाख मिलेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा। तो एनीवे फिर भी बैंकों के ऊपर पब्लिक का भरोसा एस्टैब्लिश हो, एक तो इसलिए आरबीआई के पास रखवाती है, दूसरा इसलिए भी रखवाती है कि जरूरत पड़ने पे बढ़ा घटा के मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। देखिए किताब में पढ़ के तो नहीं समझ पाइएगा, इतना समझिएगा फिर याद कीजिएगा आप, मुश्किल होगा थोड़ा। हमने एक ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच से बताने की कोशिश की आपको। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बात ऐसा बता रहे जो किताब से, जो सब किताब में लिखा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सिस्टमैटिक कर देते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं, डायग्रामेटिक तरीके से बता देते हैं। किताबों में संभव भी नहीं है ना, किताब में कैसे बताएगा डायग्राम से सब बात, कैसे स्ट्रक्चर करेगा, वो तो सेंटेंस में लिखेगा। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण का एक उपाय समझ गए। इस बात को अगर सेंटेंस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नोट्स में लिखा हुआ है, लाइए नोट्स इधर दीजिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है। अब इतना समझ गए तो एग्जाम में बात बनाना है, एग्जाम में जाके लिखना नहीं है, क्या करना है? बात बना के आ जाना है, जानते हैं बता देना। देखिए इसमें लिखा हुआ है मौद्रिक उपाय के बारे में लिख देना है। क्या? मौद्रिक उपाय के अंतर्गत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रयास किया जाता है। हम थोड़ा सा लिखें, आप और एलाबोरेट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आरबीआई संकुचित मौद्रिक नीति अपनाकर मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में कमी करने का प्रयास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आती है, और मांग में कमी आने के कारण इन्फ्लेशन भी, मुद्रास्फीति दर में भी कमी आ जाती है। इसी को मान लीजिए ज़्यादा शब्द में लिखना है तो लिख देंगे संकुचित मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफआर सभी को कम करने का प्रयास किया जाता है। वहीं पे और ज़्यादा लिखना है
तो थोड़ा सा CRR और SLR का एक पैरा में लिख देंगे कि CRR और SLR को बढ़ाने से, CRR और SLR के बारे में लिख देंगे कि CRR के तहत बैंकों के द्वारा पब्लिक से जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना होता है, बैंकों के पास पब्लिक के द्वारा जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जमा करना होता है, जिसका प्रयोग लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए नहीं किया जा सकता। जब RBI CRR या SLR को बढ़ाती है तो बैंकों के लोन देने की क्षमता या साख सृजन की क्षमता कम हो जाती है। राइट, जुड़ गया। बैंक रेट, ऐसे और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और रेपो रेट के बारे में लिख दीजिएगा कि ये तीनों क्या हैं, एक प्रकार के ब्याज दर हैं जो RBI बैंकों से तब चार्ज करती है जब बैंक RBI से लोन लेते हैं। यदि RBI इन रेट्स को बढ़ा देती है तो एक तो बैंकों के लिए RBI से लोन लेना महंगा हो जाता है, साथ ही बैंक कम लोन लेने के कारण बैंकों के पास लोन बांटने के लिए पैसे भी कम होते हैं, और इसी के साथ साथ बैंक पब्लिक के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जहां एक और बैंकों के द्वारा लोन बांटने के लिए कम पैसे होने की वजह से पब्लिक को कम लोन मिलता है, वहीं दूसरी ओर बैंकों के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से भी पब्लिक लोन के प्रति कम आकर्षित होते हैं, और इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में कमी आती है। नहीं लिख दीजिएगा, बात बनाना है, बस कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट समझ गए, उसको लच्छेदार तरीके से लिख के आ जाना है। इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है बताइए? जितना बात हमने बताया उसको अब याद करके जाइएगा, बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए, लिख दीजिएगा, एलाबरेट कर दीजिए। खुद से लिखने का एक और फायदा है। क्या फायदा वो बता देते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर लोग कोई नोट्स, कोई किताब पढ़ के जाते हैं, और वो जब उसी भाषा में लिखते हैं तो कॉपी में लगभग एक तरह का आंसर हो जाता है। कॉपी चेक करने वाला जब देखता है तो उसको लगता है कि सब एक ही तरह का बात लिखा है, वो बड़ा एवरेज मार्किंग कर देता है, मोनोटोनस टाइप का लगता है। उसी में किसी की कॉपी मिलती है जिसको लगता है कि यार ये तो एकदम प्रैक्टिकल भाषा में समझाया है, क्योंकि आपकी अपनी भाषा क्या होगी, मौलिक होगी। इसीलिए कहा जाता है किताबों में कभी भी मौलिक उत्तर लिखिए। आप जब प्रश्न पेपर देखिएगा यूपीएससी का, यूपीएससी प्रश्न पेपर के गाइडलाइंस में लिखता है कि आपकी उत्तर में मौलिकता होनी चाहिए। किताबी बात उठा के लिख दीजिएगा एकदम सही सही डिट्टो ना, तो आपको बहुत कम नंबर मिलेगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। फिर प्रॉब्लम वही खड़ा हो जाएगा प्रशासन में कि दंगा हो गया, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, किताब निकाल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो रट्टू स्टूडेंट हैं, मौलिकता है नहीं आपके अंदर कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ये आपके आंसर में झलकता है। मैंने आपको बताया था, आपकी कॉपी से आपके आंसर मैंने चेक करने वाले को आप गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, सीधे, कुछ पता नहीं चलता है। उसको आपका पर्सनालिटी पता चल जाता है, आप क्या सोचते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन का तरीका कैसा है, आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी अच्छी होगी, और उसी आधार पर वो नंबर देता है। इसलिए बिल्कुल आंसर मौलिक होना चाहिए, अपनी भाषा में होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसको हम एक 9वीं 10वीं के बच्चे को समझाएं तो आसानी से समझ जाए, क्योंकि आपको प्रशासन में जाके उन लोगों के साथ काम करना है जो देश के मार्जिनल लेवल पे खड़े हैं, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, किसान हैं। उनको समझाने के लिए खूब अंग्रेजी में जाके बतियाइएगा या खूब लच्छेदार टाइप का वर्ड यूज़ कीजिएगा तो नहीं चलेगा ना, उनको सामान्य भाषा में समझाना पड़ेगा। इसीलिए अभी एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़कों का सिलेक्शन यूपीएससी में ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो बहुत अच्छा प्रशासनिक कार्य भी कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा रोबोटिक तरीके से काम करते हैं। और हम जब प्रशासन में जाते हैं, हम जब प्रशासनिक काम करते हैं तो हमको इंजीनियरिंग नहीं करना होता, हमको सोशल साइंस की ज़रूरत पड़ती है, हमको समाज के साथ काम करना पड़ता है, सोशल इंजीनियरिंग को समझना पड़ता है, सोशल स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। इसलिए एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत ज़्यादा प्रशासन में आ रहे हैं, क्या उससे प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता रह पाएगी? वो क्या करेंगे, हर जगह बोलेंगे कि इसमें भी टेक्नोलॉजी अप्लाई करो, मनरेगा में लोगों से काम मत करवाओ, टेक्नोलॉजी से काम करवाओ। तो क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। किसानों का प्रॉब्लम के लिए बोलेंगे किसान का प्रॉब्लम का ऐप बना दो, सॉल्व हो जाएगा। ऐप बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ग्राउंड वर्क चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का इशू आ गया है। लेकिन फिर क्या करेगा, यूपीएससी बोलेगा ट्रेनिंग तो मिलेगा ना भाई इनको काम कराने के लिए, तो ये अलग इशू है, लेकिन ये डिस्कशन का इशू है। इसीलिए बहुत लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो लोग ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेके आते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उन लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। या तो फिर आप पूरा ऐसा, बहुत लोग आजकल बोल रहे हैं ना फेसबुक पे, आप देखिएगा, हालांकि उस पर बहुत ध्यान नहीं देना है, कि फिर ऐसा कर दो कि यूपीएससी में केवल इंजीनियर आ सकता है, नियम बना दो। हालांकि हमको ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन भाई लोग थोड़े निराश हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक डिस्कशन का मुद्दा जरूर है कि प्रशासन में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो व्यावहारिक हो। समझ में आया? क्योंकि आपको जाके व्यावहारिकता के साथ काम करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप आंसर में इन चीज़ों को दर्शाइएगा तो अच्छा होगा।
चलिए, तो ये समझ गए। अब दूसरा कौन सा तरीका है नियंत्रण करने का? राजकोषीय नीति। देखिए, सरकार के राजकोषीय नीति के 3 अस्त्र हैं। जैसे आरबीआई के पास बहुत सारा हथियार था ना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, सरकार के पास 3 अस्त्र है। पहला है टैक्स, ठीक है। दूसरा है लोन, डेप्ट, जिसको पब्लिक डेप्ट कहते हैं, सार्वजनिक ऋण, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? सार्वजनिक ऋण। इसको भैया क्या बोलेंगे? कर, ठीक है। और तीसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय। क्लियर? आप बताइए, सरकार को सरकार चलाना पड़ता है ना, देश चलाना पड़ता है। देश चलाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा। क्यों चाहिए पैसा? ताकि जनता का कल्याण हो सके, खर्च कर सके, लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके, पॉलिसीज बना सके। तो सरकार को एक तो पैसा चाहिए, यानी सरकार को किसी न किसी सोर्स से पैसा आएगा, तो पैसा आएगा सरकार को चाहिए ना, और फिर जो पैसा आएगा उसको सरकार क्या करेगी? पैसा का व्यय करेगी, खर्च करेगी, राइट। पैसा आने का 2 सोर्स है सरकार के पास, मेजर सोर्स। छोटे छोटे सोर्स तो बहुत है, आप ट्रैफिक पे जाके चालान कटवा के आते हैं, वो भी सरकार के राजस्व, लेकिन वो बहुत कम है। 2 मेजर सोर्स है, एक है टैक्स और एक है डेप्ट। या तो सरकार को बहुत बड़ी रकम टैक्स के माध्यम से आती है, इनकम टैक्स, जीएसटी, तमाम तरह के जो टैक्स हैं, या फिर सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो सरकार आरबीआई से या विदेशी संस्थानों से और कहीं से लोन लेती है। ये 2 सरकार के पास पैसा आने का बड़ा सोर्स है। और सरकार जो भी खर्च करती है वो सब खर्च पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है। चाहे सरकार सड़क देने के लिए, सड़क बनाने के लिए खर्च करे, चाहे सरकार आवास बनाने में खर्च करे आपके लिए, चाहे सरकार आपके घर में नल लगवाए, चाहे सरकार आपको गैस पे सब्सिडी दे, चाहे सरकार अपने मंत्रियों को वेतन दे, चाहे सरकार आपको बीडीओ बनने के बाद सैलरी दे, सब पब्लिक एक्सपेंडिचर है। सरकार के सारे खर्चे पब्लिक एक्सपेंडिचर का पार्ट है और आने का सोर्स 2 है। अब क्या करना है सरकार को? इन्फ्लेशन कम करना है। इन्फ्लेशन क्या करना है? कम करना है। और इन्फ्लेशन कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, यानी डिमांड को कम करना पड़ेगा या मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, जो भी आप कह दीजिए, यही करना पड़ेगा ना। अब आप देखिए टैक्स से कैसे करेगी सरकार। आप बताइए, यदि सरकार को मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कम करना है तो टैक्स को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? इंटरव्यू में ये जवाब देके आएगा तो अगला सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो समझ जाएगा कि कितने पानी में है। आपको पहले बताना पड़ेगा कि 2 टाइप का टैक्स है सर, राइट। ऐसे जवाब नहीं देना है। तो 2 टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप जब सवाल पढ़ते हैं तो सुनते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके आगे समीक्षा करनी है कि उसके बारे में सुझाव देना है, प्रावधान लिखना, पता नहीं, बस लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। ये वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। देखिए, डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? जो टैक्स जनता या कॉरपोरेट सेक्टर अपनी इनकम या संपत्ति के ऊपर सरकार को देता है डायरेक्टली, बिना किसी मीडिएटर के, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अब बताइए, आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, पीछे बता चुके हैं, फिर बोल रहे हैं, उसको सरकार 10% टैक्स लेती है, तो उसको खर्च करने के लिए कितना बचा? 90 रुपया डिस्पोजेबल इनकम। अगर सरकार को चाहिए इन्फ्लेशन कम करना है तो इसके हाथ में ज़्यादा और बचाना पड़ेगा या कम बचाना पड़ेगा? कम बचाना पड़ेगा, तभी ना मनी सप्लाई कम होगा। तो सरकार को इसका मतलब इस 10% को क्या करना पड़ेगा? 15%। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स को सरकार क्या करेगी? बढ़ाएगी। जैसे ही डायरेक्ट टैक्स बढ़ाएगी वैसे ही डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो वो खर्च भी कम करेगा, तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा और डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स वाला। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है? वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 100 रुपया का सामान है ये पेन, सरकार ने कहा इस पे 18% का टैक्स लेंगे, जीएसटी। 18 रुपया कितना में बिकेगा? 118 में। क्या करना है सरकार को? इस दाम को, बाजार में जो पेन का दाम है, इसको बढ़ाना है कि कम करना है?
कम करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो सरकार कहेगी नहीं अब 12% लेंगे। बीच में किया ना सरकार ने बहुत सारा सैनिटाइजर ये सब में है, तो सरकार कहेगी कि अब 12% दो, तो अपने आप क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना पड़ेगा। जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स घटाएगी वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो अपने आप प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। देख लीजिए, आ रही बात समझ में, कोई कंफ्यूजन है किसी को। देखिए इस तरीके से नहीं समझिएगा तो आंसर नहीं लिख के आ पाइएगा। हमारा तो खुला चैलेंज रहता है, नोट्स याद करके जाइए और आंसर लिख के आइए। हम भी यहीं, आप भी यहीं, देखते हैं। लिख ही नहीं पाइएगा ना, कितना क्वेश्चन याद कीजिएगा। 17 क्वेश्चन एग्जाम में लिखने के लिए 150 क्वेश्चन का आंसर याद करना पड़ेगा, तब जाके 17 पकड़ा गया। संभव है 150 क्वेश्चन याद करना? 150 क्वेश्चन याद करने में मुश्किल ये है कि एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में याद आ गया तो सब हो गया, हवा पानी खत्म हो जाएगा ना। लिख लीजिए जल्दी। हो सकता है थोड़ा मुश्किल पड़ रहा हो, कोई बात नहीं है, एक आध बार रिवीजन कीजिएगा, डाउट आएगा पूछिएगा, आसान हो जाएगा। पहले से पढ़े ही नहीं है तो मुश्किल तो लगेगा ही ना। दूसरा, इस पैटर्न पे पढ़ने की आदत भी नहीं है आपको। इसी प्रकार की पढ़ाई पॉलिटी में भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे और फिर एक बार राज्यपाल पढ़ेंगे तो बेवकूफ़ स्टूडेंट है। हम एक कॉपी पे, ये कॉपी है मेरा, इसमें से बीच से लाइन खींचेंगे, इधर राष्ट्रपति लिखेंगे, इधर राज्यपाल लिखेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। लगभग चीज़ें सिमिलर हैं, एक आध बात ऐसा होगा जो अलग हो रहा होगा, केवल उसको याद रखना होगा। ऐसे पढ़िएगा तो आपको एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, वैसे पढ़िएगा एक बार राष्ट्रपति एक बार राज्यपाल तो 2 बार याद रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। कंपैरेटिव स्टडी जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। जहाँ पे भी चीज़ों को डायग्राम में, फॉर्मूला में, चार्ट में बदलने की संभावना है वहाँ उसको बदल दीजिए। जहाँ कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ थोड़ा सा याद करने के लिए एफर्ट लगा लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गया राजकोषीय उपाय का एक पार्ट। दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं हम लोग, मिटा दें इसको, इधर दूसरी तरफ चलते हैं। अब बताइए, सरकार को पैसे खर्च करने के लिए लोन चाहिए होता है। सरकार को जो लोन का सोर्स है 2 है, एक है इंटरनल मतलब देश के अंदर से लोन, दूसरा एक्सटर्नल बाह्य लोन मतलब देश के बाहर से लोन, IMF से लोन, ADB से लोन, वर्ल्ड बैंक से लोन, ब्रिक्स बैंक से लोन, इस तरह की विदेशी संस्थाओं से। और इसका मतलब हो गया देश के अंदर से। देश के अंदर से सरकार जो लोन लेती है वो भी 2 जगह से आ सकता है, एक RBI से लोन ले सकती है या कुछ और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, द्वितीय वित्तीय संस्थान से, बेसिकली RBI से लेती है। दूसरा, सरकार लोन ले सकती है पब्लिक से। आप भी सरकार को लोन दे सकते हैं, ये मत बोलिएगा कि सरकार को, RBI को भले लोन नहीं दे सकते हैं आप, सरकार को दे सकते हैं। सरकार को लोन दीजिए और कॉलर टाइट करके घूमिए, हम सरकार को लोन देते हैं, बड़ा आदमी है नहीं। और कितना लोन दीजिए? 500 रुपया मात्र। तो कैसे दीजिएगा बता देते हैं अभी सरकार को लोन। देखिए, जब सरकार RBI से लोन लेती है तो पर्पस क्या होता है? खर्च करना। सरकार का क्या पर्पस होता है? खर्च करना। इसका मतलब RBI से तभी लोन लेगी जब सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ेंगे। तो सरकार RBI से जितना लोन लेगी सब खर्च कर देगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन कम करना है, मनी सप्लाई कम करना है ना, तो सरकार को RBI से कम लोन लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए? कम लेना चाहिए। इसका मतलब RBI से कम लोन लेना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का टूल है। जितना RBI से कम लोन लेगी उतना सरकार का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम होगा। और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। एक बात ये हो गया। पब्लिक से ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए?
अगर सरकार पब्लिक से लोन लेके पैसा अपने पास मंगवा लेगी तो आपके पास कम खर्च करने के लिए बचेगा, तो पब्लिक से सरकार को ज़्यादा लोन लेना चाहिए। तो कैसे सरकार पब्लिक से लोन लेगी? तो मोदी जी बंदूक लेके आएंगे, सर पे रखेंगे, कहेंगे लाओ लोन, ऐसा तो होगा नहीं। तो सरकार आपको लोन लेने का इंस्ट्रूमेंट होता है। सरकार बोलती है किसान विकास पत्र खरीद लो, सरकार बोलती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लो, सरकार बोलती है गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड खरीद लो, भेजती है ना सरकार, आप खरीद लीजिए, किसान विकास पत्र खरीद लीजिए 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000 रुपये का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लीजिए, आप गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड खरीद लीजिए। इसका मतलब आपने सरकार को लोन दे दिया। कब दीजिएगा? जब सरकार बोलेगी कि अभी तक 8% ब्याज दे रहे थे, अब 10% ब्याज देंगे, तो आप तुरंत खरीदिएगा कि 10% ब्याज मिल रहा है। तो इसका मतलब कि यदि सरकार पब्लिक को इंटरेस्ट बढ़ा के, जो सरकार का बॉन्ड है, जो इंस्ट्रूमेंट है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के पब्लिक को आकर्षित कर सकती है लोन देने के लिए, लोन लेने के लिए। और पब्लिक जब सरकार को पैसा दे देगा तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा, फिर वही प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? अब सोचिए, सरकार एक्सटर्नल लोन लेती है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, यहाँ से मनी सप्लाई कम करना है तो ज़्यादा लोन लेना चाहिए, कम लेना चाहिए? कम लेना चाहिए, क्योंकि विदेश से भी लोन क्यों लेगी? खर्च करने के लिए। तो इसका मतलब यदि सरकार राजकोषीय नीति अपनाती है, उसके तहत टैक्स की बात समझ लिया हम लोगों ने। पब्लिक डेब्ट की बात में सरकार को RBI से और बाहरी वित्तीय संस्थानों से, विदेशी वित्तीय संस्थानों से कम ऋण लेने का प्रयास करना चाहिए, जबकि पब्लिक से ज़्यादा लेना चाहिए यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो। कोई दिक्कत नहीं है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब सरकार के द्वारा किया जाने वाला खर्च। बताइए, सरकार के द्वारा ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? कम। तो फिर यहाँ एक सवाल उठ जाएगा कि सरकार कम खर्च करेगी तो कल्याण कम होगा। तो बहुत सारे खर्च सरकार के अनप्रोडक्टिव होते हैं, अनुत्पादक होते हैं। जैसे मंत्री जी को टेलीफोन का महीना में 10,000 रुपया देना, क्या ज़रूरत है? उनको 2,000 रुपया दीजिए, बोलिए जियो का सिम रखो, रिचार्ज करवा देंगे, महीना का फ्री में बात करना। क्या जरूरत है टेलीफोन का पैसा देने का? जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको बहुत तरह के खर्चे मिलते हैं, उसको तो कम कर सकती है सरकार, सुविधाओं पे कम खर्च कर सकती है। तो राइट, तो इसका मतलब अनुत्पादक व्यय को सरकार कम करके भी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है। इससे भी क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये सब लिखा हुआ है आपके नोट्स में। मैंने नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जानना भी नहीं है। आपको लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना है, लिमिटेड जानना है। बहुत लेंदी कीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, टू दी पॉइंट मैंने बात की है पूरे नोट्स में। हम इधर उधर भटकने की कोशिश नहीं किए हैं। इससे आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे टू दी पॉइंट लिखना है। इसलिए मैंने पॉइंट बना के लिखा है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आंसर लिखते समय लिख लिए ये सब लिखिए। फिर एक बात बता देते हैं आपको, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। राइटिंग स्किल कहाँ सुधारना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पता चलेगा? अभी से जानना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा, हैबिट में ले आइएगा तो एग्जाम के दिन याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये करना था, ऑटोमेटिकली होगा ना। अगर मान लीजिए कि हमको जो आपको पढ़ा रहे हैं ये हैबिट में नहीं होता मेरे, या हम इसको समझे नहीं होते, तो सोच के बताना पड़ता है कि अच्छा ये पढ़ते हैं आप लोग, बोलते सर को खुद ही नहीं पता है, खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं। क्या है, मैंने कई बार पढ़ा दिया है, चीज़ों को समझा हुआ है, तो मुझे पता है कि चीज़ों को लिंक कैसे करना है। राइटिंग करते समय भी यही चीज़ करना पड़ता है। उस समय ज़्यादा सोचने का समय भी नहीं है आपके पास, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आंसर को स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। कल बताए थे ना, पहले पेज पे छोटा सा एरिया में पॉइंट बना लीजिएगा, क्या क्या बात पे डील करना है, कौन पॉइंट पहले रखना है, कौन पॉइंट बाद में रखना है, तब आंसर सिस्टमाइज होगा। अभी से आदत डालिए इन सब चीज़ों को। 11 क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर लिखे, कौन कौन लिखा है, कितना क्वेश्चन लिखे आप? हाँ 3 का। आप 2 क्वेश्चन आप भी लिखे हैं, कितना लाए हैं लिख के? आप लाए हैं, कैसे पता चलेगा लिखे कि नहीं लिखे? फोटो खींच के भेजिएगा हमको व्हाट्सएप पे। और कौन लिखा है इधर? चलिए, सबसे पहला काम कीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, लिखिएगा बाद में। जब भी संभावित प्रश्न आपको दें तो आप सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कीजिएगा। क्या स्ट्रक्चर कीजिएगा बता देते हैं।
जैसे सबसे पहले लिखिएगा कि इसके बारे में भूमिका लिखनी है, कौन कौन पॉइंट लिखेंगे, भूमिका में क्या 2 3 4 बात आना चाहिए। उसके बाद लिखिएगा कि इसका जो मेन बॉडी हमको लिखना है, मेन बात लिखना है, उसको कैसे बांटेंगे, क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है, क्या केवल प्रावधान लिखना है, ये पहले सोच लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर पॉइंट बनाइएगा, डिटेल मत लिखिएगा। फिर लास्ट में अगर इसकी समीक्षा करनी है तो फिर उसका पॉइंट बनाइएगा, अगर इसका निष्कर्ष लिखना है तो क्या, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर लिखिएगा। स्ट्रक्चर बनाने के दौरान ये भी दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें कहाँ पे हमको किस पॉइंट के बारे में डायग्राम बनाना चाहिए। अगर ये आपके हैबिट में आ गया तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं एग्जाम में बिल्कुल भी भटकाव नहीं होगा आंसर में। और ये आपके आदत में नहीं आया और जहाँ आप सीधा सेंटेंस लिखना शुरू किए तो लिखते समय कुछ भी लिख के आ जाइएगा, वो भी लिख के आ जाइएगा जो आपने कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ के रूप में पढ़ा होगा, क्योंकि दिमाग हमारा उसी रूप में काम करता है। कई बार ऐसा होता होगा कि आप कोई न्यूज़ पढ़ के गए फेसबुक पे, उसको आपने चेक नहीं किया और किसी दोस्त से उसी मुद्दे पे बात हो गई तो आप बहस पड़ गए कि नहीं हमने तो यही पढ़ा है। होता है कि नहीं ऐसा कि ना तुम गलत बोल रहे, हम तो पढ़ के आए हैं, क्योंकि आपने चेक नहीं किया। और ये आपकी हैबिट में होता है, आप बोलते बोलते बहुत सारी बातें बोल देते जो कहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, आपको पता नहीं होता वो सही है या गलत। इसीलिए स्ट्रक्चर बनाना अभी से शुरू कर दीजिए। हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जो आपका मेंस बहुत आसान कर देगा। मेरा ऐसा मानना है कि पूरे सिविल सर्विसेज एग्जाम का सबसे आसान फेज मेंस होता है, उसमें टफ जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपका कंपटीशन बहुत गिने चुने लोगों में होता है। जब आप पीटी का एग्जाम देते हैं तो आपका कंपटीशन जेपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से ना, लेकिन आपका कंपटीशन उस बच्चे से भी है जो रेलवे की तैयारी कर रहा था, आपका कंपटीशन उससे भी है जो एसएससी की तैयारी कर रहा था, वो भी पीटी क्वालिफाई करके आएगा। यानी आपका कंपटीशन पीटी में जितने लोग अपीयर हो रहे हैं सबसे है, आपका कंपटीशन मेंस में जितने लोग हैं, एक तो बहुत कम लोग अपीयर होंगे, सबसे है ही नहीं, केवल उनसे है। अगर आपने सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस की है स्ट्रक्चर बना के, तो जिन्होंने ये काम किया है केवल उनसे हैं। और उसी 3-3,500 लोगों 4,000 लोगों में से मात्र 1,000 बचेंगे जो इस पैटर्न पे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। और आपने अगर किया तो आपका कितने लोगों से कंपटीशन है? 1,000। और कितने लोगों में शामिल होना है? 750। कितना आसान एग्जाम है, 1,000 में 750 में आ जाना है। अभी तो बहुत टेंशन है कि 2.5 लाख लोगों में 4,000 में आना है। मेंस में जाइएगा सीरियसली, अगर सही पार्ट, क्योंकि पीटी की तैयारी कोई भी कर लेता है भाई। हम तो आपको कह रहे 15 दिन पढ़ के पीटी निकाल लेते हैं लोग। केवल जो झारखंड पढ़ के गया होगा ना अच्छे से, वो भी पीटी क्वालिफाई करेगा। एसएससी का तैयारी कर रहा बच्चा जीएस पढ़ा हुआ रहता है, वो झारखंड की किताब खरीदा कोई भी, उसको 15 दिन रट्टा मारा और जाके पीटी क्वालिफाई। मेंस में नहीं चलेगा ये। तो इसलिए अभी से आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर हमको बनाना है। और अगर आप सीख गए स्ट्रक्चर बनाना तो याद रखिएगा एग्जाम में आपको पेपर पे भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपकी हैबिट में होगा, दिमाग अपने आप बना देगा। दिमाग कैसे काम करता है? जिन आप गाड़ी चलाता है एक आदमी नया तो क्यों उसको दिक्कत होती है, ब्रेक कब मारना है, उसको याद करना पड़ता है कि अच्छा सामने आदमी आप ब्रेक पे पैर जाना चाहिए, अच्छा आप क्लच दबाना चाहिए। जिसको गाड़ी चलाने आती है उसके अचानक कोई सामने आ जाए अपने आप पैर चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो कारण क्या है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है इस बात की पढ़ाई होती है। कोई भी चीज़ अपनी हैबिट में डालने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिमाग जो उसके लिए ट्रेंड हो जाता है। और दिमाग क्या करता है, वो पूरे शरीर को इन्फॉर्मेशन भेजने का काम करता रहता है। जैसे ही सामने से कोई आया, दिमाग तुरंत पैर को इन्फॉर्मेशन भेजता है, ब्रेक मारो, पैर तुरंत ब्रेक मार देता है। पैर अपने आप थोड़ी जो मारता है, दिमाग उसको, जानते हैं कि नहीं ये बात, बायोलॉजी में पढ़े होंगे। दिमाग जो है वो सिग्नल भेजता रहता है क्या करना है नहीं करना है हर बार। समझ में आया? तो इसके लिए दिमाग को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हमारा कोई भी काम करते समय, किसी को देखते हैं कोई खाना बनाता है, एक बार में नमक डालेगा एकदम परफेक्शन के साथ, क्यों? उसका दिमाग ट्रेंड हो गया है कि इतने खाने पे इतना डालना है, अपने आप उतना ही नमक उठेगा। उसका पूरा बॉडी का सारा ऑर्गन जो है ना उस हिसाब से ट्रेंड हो चुका है। तो यही काम आपको करना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। और अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका पीटी और मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता अच्छे नंबर से। उसका तरीका है, तरीका अपनाइएगा तब ना, ठीक है? अब एक आदमी को गाड़ी चलाना है, अब रिवर्स गियर में चलाएगा और बोलेगा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? तो गियर सही लगाना पड़ेगा ना। तो उसका तरीका है यही एग्जाम का भी। चलिए, तो ये समझ गए आप, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि अभी हमने पढ़ा आरबीआई भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है और गवर्नमेंट भी करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आरबीआई जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है तो वो इंटेंशनली करता है। आरबीआई सोच ही के मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है।
कि हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ही रेपो रेट हम बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकार कभी सोच के टैक्स में फेरबदल नहीं करती, ये सोच के टैक्स घटाती बढ़ाती नहीं है कि इन्फ्लेशन पे क्या। सरकारें ऐसा करती है तो प्रभाव पड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां बनाई वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाई थी, वो अपना पब्लिक जो सरकार का राजकोषीय नीति है उसको मैनेज करने के लिए बनाया था। उससे इन्फ्लेशन पे प्रभाव पड़ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी को स्पीड चलाना आपका इंटेंशन है कि एक्सीलेटर लो स्पीड चलाओ, लेकिन किसी को धक्का मारना आपका इंटेंशन नहीं है। आप स्पीड चला रहे थे, कंट्रोल नहीं हुआ, धक्का लग गया, है ना। तो यहीं पे यहाँ पे भी वही बात है, सरकार राजकोषीय नीति इस इंटेंशन से नहीं बनाती इन्फ्लेशन, हाँ उसका इन्फ्लेशन पे प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष तरीका। राजकोषीय नीति इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि डायरेक्टली उस पर सरकार इंटेंशनली काम नहीं करती इन्फ्लेशन को ध्यान में रखे। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? सप्लाई मैनेजमेंट, जो सबसे डायरेक्ट है, एकदम पूरा इंटेंस, क्योंकि आरबीआई भी जो बनाता है वो जरूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन के लिए ही बनाए, आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से भी बनाता है। लेकिन अगला जो कर रहे हैं ये केवल और केवल इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के किया जाता है, जिसको कहते हैं सप्लाई क्या मैनेजमेंट मेजर्स, आपूर्ति प्रबंधन उपाय। इसमें आपको केवल ये सोचना है, हमने आपसे बताया था, एक बात बताया था क्या, कि इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड और सप्लाई के बीच गैप होता है, यानी डिमांड बढ़ जाए तब होता है, या सप्लाई कम हो जाए तभी होगा ना। अब हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, अब सड़क पे बंदूक लेके निकल जाएंगे सब सब्जी मार्केट में, कहेंगे भाग यहाँ से सब्जी मत खरीद, इन्फ्लेशन हो गया है, कंट्रोल करना है, होगा संभव? नहीं होगा। तो हम लोगों को फोर्सली डिमांड कम नहीं करवा सकते, डिमांड कम कराने के लिए कभी भी फोर्स नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्सली क्या कर सकते हैं? सप्लाई बढ़ा सकते हैं। सप्लाई बढ़ाने के लिए तो ऐसा नहीं ना होगा कि भाई माने हम ना चाहते हुए सप्लाई ना बढ़े, सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटेंशनली काम करते, प्रोडक्शन ज़्यादा करवाओ, विदेश से मंगवा लो, जमाखोरी रोकवा लो, कर सकते हैं ना ये सब काम। तो सप्लाई बढ़ाने का कौन कौन सा तरीका है? तो यहाँ केवल सप्लाई बढ़ाने पे फोकस किया जाता है। तो सप्लाई बढ़ाने के तरीके में लिखिए, पहला तरीका हो सकता है कि हम प्रोडक्शन क्या करें, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को अगर इंक्रीज कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उत्पादन को बढ़ावा देंगे। उत्पादन को कैसे बढ़ावा देंगे? जो उत्पादक हैं उनको कुछ हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा, वित्तीय संस्थानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इनको कहना पड़ेगा कि भैया ऐसा है कि इस चीज़ की कमी हो गई है, जूट की कमी हो गई है, या टमाटर की कमी हो गई है, या दाल की कमी हो गई है, इसका यदि उत्पादन करोगे तो उसके उत्पादन के लिए सस्ता लोन देंगे, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल यही चीज़ उत्पादित करने के लिए करना पड़ेगा। सरकार ऐसा करती है, कई बार बैंक ऐसा करती है, एक पर्टिकुलर वस्तु के उत्पादन के लिए लोन मांगिए तो आपको कम ब्याज दर पे मिल जाएगा। तो लो इंटरेस्ट पर ऋण दे सकती है सरकार, कम ब्याज दर पर लोन दे सकती है। इससे इनको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या फिर सरकार कहती है कि ऐसा करो, हम सब्सिडी दे देंगे तुमको, चलो ठीक है टमाटर का उत्पादन करो, टमाटर के उत्पादन में जो खाद लगेगा, बीज लगेगा, उसमें सब्सिडी ले लेना, तो भी वो प्रमोट होगा उत्पादन करने के लिए। तो या तो सब्सिडी के माध्यम से या कम ब्याज दर पर ऋण के माध्यम से प्रोड्यूसर्स को प्रोमोट किया जाता है, इसके माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जाता है और देश में स्कार्सिटी को कंट्रोल किया है। समझ में आ गई बात? एक बात हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं? जिस चीज़ का कमी हुआ उसको विदेश से मंगवा सकते हैं। अभी कोरोना काल में सरकार ने विदेशों से दाल इंपोर्ट किया है, आपको पता है, ये इन्फ्लेशन चैप्टर में लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के। दाल, हम तो दाल वैसे भी इंपोर्ट करते हैं, तो पूरी दुनिया में दाल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, लेकिन उसके बावजूद भारत दाल इंपोर्ट करता है। क्यों? हमारे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। स्कार्सिटी हो गया, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो जिन वस्तुओं की कमी है उन वस्तुओं का आयात क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना पड़ेगा। और निर्यात क्या करना पड़ेगा? सरकार ने प्याज के निर्यात पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, बीच बीच में सरकार लगाते रहती है। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा प्याज का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। हम विदेश में साल भर में इतना ही मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करेंगे ताकि बाकी अपने देश में रहे, राइट? इससे क्या होगा? स्कार्सिटी कम होगा। एक ये कर सकते हैं। अगला क्या कर सकते हैं हम? अगला हम
लोगों को, जिन लोग जमाखोरी पे रोक लगा सकते हैं, काला बाजारी पे रोक लगा सकते हैं, छापा मारे सरकार। देखते हैं बीच में यहाँ भोर सिंह यादव थे एसडीएम, खूब छापा मारते थे। कौन कौन, नापर बाजार में छापा मार दिया, उधर मार दिया, उधर मार दिया, कर रहे थे ना, बहुत चर्चा में आ गए थे, राइट। तो सरकार जो है जमाखोरी, सट्टेबाजी, होर्डिंग, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी व ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी पर नियंत्रण कर सकती है ना, इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर सकती है। इसके अलावा क्या कर सकती है सरकार, जिन चीज़ों का मार्केट में स्कार्सिटी है उन चीज़ों को बफर स्टॉक, सरकार के पास एक बफर स्टॉक होता है, सुने नाम, बफर स्टॉक मतलब जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है। मतलब सरकार बहुत सारा खाने पीने का सामान खरीद के रखे रहती है ताकि देश में कभी संकट आए तो उसको रिलीज किया जा सके। इसीलिए कोरोना काल में सरकार ने कहा कि चिंता मत करो, है हमारे पास, अगर संकट आ जाएगा तो एक आध महीना, 2-4 महीना खिला सकते हैं पूरे देश को, इतनी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, एफसीआई के गोडाउन में भरा हुआ है। तो जब ऐसा स्कार्सिटी आएगा सरकार उसको रिलीज कर देगी और पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से सस्ता दर पे लोगों को उपलब्ध करा देगी, क्योंकि मार्केट में तो उनको महंगा मिल रहा है, राइट। तो पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण, पीडीएस के द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण, समझ में आ रही है बात? यही सब बताना है आपको अपने आंसर में। पूछेगा महंगाई कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो नहीं बता दीजिएगा। अब इतना सारा बात जान गए आप। पीडीएस के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सकती है सरकार। आप देखिएगा बीच में प्याज का दाम बहुत बढ़ गया था 2-3 साल पहले, तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, पटना में, इवन मैं उसमें पटना में था, पटना में बिस्कोमान भवन है, तो वहाँ एक सरकार ने, बिहार सरकार ने सिस्टम बना दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपना आई कार्ड लेके आए और एक दिन में उसको 1 किलो प्याज मिल जाएगा 20 रुपए की दर पे, 15, क्योंकि मार्केट में 150 रुपये मिल रहा था। सरकार ने कहा इससे क्या होगा, इससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा लोगों को सस्ता मिल जाएगा, दूसरा मार्केट पे डिमांड कम हो जाएगा, तो मार्केट वाले अपने आप रेट कम करेंगे, क्योंकि डिमांड नहीं होगा तो क्या करेंगे, सड़ा के थोड़ी फेंकेंगे, सस्ता बेचेंगे। तो पीडीएस के ऐसे ही जब हम दिल्ली में रहते थे, मुझे याद है 2011-12 की बात है, उसमें शीला दीक्षित की सरकार थी, तो मैं रहता था मुखर्जी नगर में। तो मुखर्जी नगर में एक एसएफएस कॉलोनी है, एसएफएस फ्लैट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। तो एसएफएस कॉलोनी में जो पीडीएस वाले लोग हैं उस एरिया के, वो लोग स्टॉल लगा के प्याज बांट रहे थे, है ना। लाइए, उंगली पे जैसे चुनाव में निशान लगता है वैसे एक निशान लगा दिया, आई कार्ड आपका चेक किया, 1 दिन का कोटा हो गया आपका, जाइए अब आपको मिल गया प्याज। हर आदमी के लिए 1 किलो प्याज या एक परिवार के लिए 1 किलो ऐसे करके निर्धारित कर दिएगा। 15 रुपये 20 रुपये किलो मिल रहा था, मार्केट में उसमें 40 रुपये प्याज था। तो इससे क्या हुआ, महंगाई को कंट्रोल करने में सहायता मिली, ठीक है। इसके अलावा सरकार और क्या कर सकती है, इसके अलावा सरकार अप्रत्यक्ष कर को उधर भी कम किया था, यहाँ भी कम करके सप्लाई बढ़ा सकती है। जैसे यहाँ से सपोर्ट किया वैसे अप्रत्यक्ष कर कम करके भी सपोर्ट कर सकती है। तो इसमें भी आप अप्रत्यक्ष कर को लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है। इसके अलावा क्या कर सकती है सरकार, उच्चतम मूल्य का निर्धारण कर सकती है, जैसे भी कोरोना काल में किया। कोरोना काल में किया ना, सब लोग सैनिटाइजर कितना में बेच रहे थे। हम पटना में थे, कोरोना शुरू हुआ तो शुरुआत में तो उतना हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब थोड़ा सा बढ़ा तो लगा कि नहीं सैनिटाइजर और मास्क खरीद लो। तो मैं गया एक दुकान में, तो बोलता है N95 मास्क का 400 रुपया, तो हमने 2 मास्क खरीदा। क्या करते, खरीदना पड़ा। बाद में WHO ने कहा कि N95 मास्क कोरोना के लिए प्रभावी भी नहीं है। बाद में बड़ा दुख भी हुआ कि पैसा बेकार हो गया। सैनिटाइजर खरीदने के आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इतना छोटा बॉटल जो भी 20 रुपये में मिलेगा, मैंने 150 रुपये में खरीदा। तब सरकार को लोगों ने कंप्लेन करना शुरू किया कि इसको कंट्रोल कीजिए भाई, मर जाएंगे हम लोग। तो सरकार ने आवश्यक वस्तुओं में मूल्य के लिए संशोधन का नियम बनाया और कहा कि कोई भी व्यक्ति सैनिटाइजर 100 ml 50 रुपया में, या कुछ भी एक रेट फिक्स किया, इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है, जो भी रेट फिक्स किया। N95 मास्क इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता है, सर्जिकल मास्क इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकता। इसको कहते हैं उच्चतम मूल्य का निर्धारण, प्राइस सीलिंग बोला जाता है इसको, प्राइस का एक अपर लिमिट। ऐसे ही सरकार मार्केट में करती है कई बार। प्याज अगर इतने रुपए से ज़्यादा, इसीलिए देखिएगा चीज़ों पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ रहता है, मैंडेटरी है। जो दुकान से आप पैकेज्ड आइटम लेते हैं उस पर MRP लिखा रहता है। कोई दुकानदार MRP से ज़्यादा पे बेचता है, चाहे कुछ हो जाए, उसको खरीद के भले ज़्यादा में लाया हो, लेकिन MRP से ज़्यादा में बेच रहा है तो कानूनन गलत कर रहा है। या तो फिर उसका प्राइस लिस्ट चेंज करवाओ, या फिर जो रेट लिखा हुआ मैक्सिमम उतने में बेच सकते हो, मैक्सिमम है, कम में बेचिए चलेगा,
ज़्यादा में नहीं बेच सकते। अगर लिखा हुआ है 120 रुपया और 130 रुपया में देता है तो आप केवल बिल मांग लीजिए उससे, कहिए भैया इसका बिल दे दो, देखिए नहीं देगा बिल, बोलेगा नहीं नहीं बिल नहीं देंगे, लेना है लीजिए नहीं तो जाइए। अगर बिल दे दिया तो आप उसको जेल भिजवा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में केस कर दीजिए, देखिए जुर्माना लग जाएगा उसको अपने आप। अभी बीच में कुछ घटनाएं हुई, आप जानिए ये आपको कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार जानना चाहिए। अभी आप सिनेमा हॉल में जाइएगा मूवी देखने तो 20 रुपये का पानी का बॉटल बिस्लेरी का जो बाहर मिलता है वो 60 रुपये में मिलता है ना। अभी सरकार ने नियम बना दिया है कि सिनेमा हॉल में जो बॉटल बिकेगा उस पर आप अगर ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल बॉटल तैयार की, जो उस पर प्राइस लिखा होना चाहिए 60 रुपये। 20 रुपया लिखा हुआ बॉटल को 60 रुपया में नहीं बेच सकते। और क्यों ऐसा हुआ? 2 लड़कियां मुंबई से गोवा गई घूमने, इसकी एक घटना है। 2 लड़की मुंबई से गोवा गई घूमने, वहाँ मूवी देखने गई। जब सिनेमा हॉल में मूवी देखने गई तो बीच में ब्रेक हुआ तो गई पानी चाहिए, तो उन लोगों ने पानी पीने की व्यवस्था नहीं रखी थी, कहा कि नहीं पानी तो खरीद के ही पीना पड़ेगा। उन्होंने पानी खरीदा, पानी उनको मिला गोवा में थोड़ा महंगा, 70-80 रुपया कुछ ऐसे लिखा हुआ था। पानी पे प्रिंट लिखा हुआ था 30 रुपया 35 रुपया। पढ़ी लिखी थी, अवेयर थी, जाके कंज्यूमर फोरम में बिल मांगी, बिल दे भी दिया, जाके केस कर दी। और जब उन्होंने केस किया, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 1.5 लाख रुपया का जुर्माना भरना पड़ा सिनेमा हॉल को। उसके बाद सरकार ने एक नियम बनाया कि सारे सिनेमा हॉल में पेयजल और शौचालय की मुफ्त व्यवस्था होगी। पानी व्यक्ति को फोर्सली नहीं खरीदवा सकते, जब पीने का पानी नहीं देंगे आपको खरीदना ही पड़ेगा, ये इलीगल है। ये अभी नया कानून बना है। जितने सिनेमा हॉल हैं, जितने मॉल्स हैं, सब में पेयजल और शौचालय की मुफ्त व्यवस्था होती है। ये सरकार का नियम है। आप एक बात और जान लीजिए, सड़क से जा रहे हैं आप, अचानक प्यास लग गया या अचानक आपको वॉशरूम जाना है, क्या कीजिएगा? कोई भी होटल, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा बिल्डिंग जो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए है, आप वहाँ शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। कोई आपको मना? हॉस्पिटल है, घुस गया, हॉस्पिटल का गार्ड बोल रहा है क्यों घुसे जी? आप बोले पानी पीना, बोलेगा नहीं मिलेगा, बोलिए लिख के दो कि नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। तो ये मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने ताकि लोगों को आसानी हो सके। ये सब आपको जानना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स हैं ये सब, आपको जानना चाहिए। चलिए एनीवे, तो अप्रत्यक्ष कर में कमी कर सकती है, उच्चतम मूल्य का निर्धारण कर सकती है। हम आपको बोले ना, पढ़ाते समय बात बात में बहुत सारा ऐसा बात बताएंगे तो मुझे याद आएगा, जो आपके आंसर में कहीं कहीं काम आ जाएगा, आपका आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा दूसरों से, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे सप्लाई को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या कहिए डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को कम किया जा सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये तरीका हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। कोई परेशानी इसमें? टाइम बताइए कितना हो रहा है? हाँ 9:30। तो यहाँ पे ब्रेक ले लेते। देख रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर है, तो अगर इसको शॉर्टकट मार के निकलेंगे तो हम तो शॉर्टकट मार देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, राइट। इसलिए कोशिश कर रहे हैं आपको चीज़ें समझा दें, एग्जाम में जाइए तो आपको प्रॉब्लम नहीं। क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देगी बताए तो? नहीं, पीछे पढ़ा था ना राजकोषीय नीति में, वहाँ तो लिखवाया था ना पब्लिक एक्सपेंडिचर में एरो दे दीजिए डाउन करके। जहाँ जहाँ सरकार को लगता है कि ये पैसा मेरा जो खर्च हो रहा है ये अनप्रोडक्टिव है, इससे कुछ किसी चीज़ का संपत्ति क्रिएट नहीं हो रहा, कुछ सामाजिक कल्याण नहीं हो रहा, उस पैसे को कम खर्च करें, वहाँ पे तो कर ही सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं ब्रेक के बाद ज्योग्राफी के साथ। थैंक यू। कल इन्फ्लेशन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि साथ साथ एक और सब्जेक्ट ख़त्म शुरू कर दिया है, इसीलिए भी थोड़ा सा एक सब्जेक्ट थोड़ा स्लो माने कम कवर हो पा रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा समय, कोई आपको टेंशन नहीं होगा। आगे जैसे बढ़िएगा ना, चीज़ें अपने आप रफ्तार में आ जाएंगी। क्यों? बहुत सारी चीज़ों का बैकग्राउंड बन चुका होगा हमारे साथ। चलिए थैंक यू। अभी मिलते हैं हम लोग 10 मिनट के अंदर।